वहाँ तो माहौल ठंडा था, अमृतपाल खाम खा आकर क्यों उस माहौल को गर्म कर रहे हैं? नौजवान जो हैं कौम के, उनको आप ऐसे लीड नहीं कर सकते। अगर आपकी लैंग्वेज सॉफ्ट हो जाएगी, आप सच बोलने से भागेंगे, डरेंगे, तो वो नौजवान आपसे टूट जाएंगे। सोवरेनिटी से आपका क्या भाव, आपका क्या आइडिया? पंजाबी नेशनलिज्म का मूवमेंट भी है, इसका रास्ता क्या होगा? ये सिमरनजीत सिंह मान वाला रास्ता होगा या फिर और जो धाराएं चल रही है पंजाब में वैसा होगा? क्या रास्ता रहेगा? अभी के लिए आप लोगों कैसे काम करेंगे इसके लिए? स्टेट अगर वायलेंस नहीं यूज करती तो हम क्यों करेंगे रिटर्न में? दिमाग तो हमारा पागल नहीं हो गया ना। हमें पता है स्टेट पावरफुल है, पावरफुल इनफ है हमें खत्म करने के लिए। वायलेंस अगर कोई स्टार्ट कर सकता है तो स्टेट कर सकता है, हम नहीं कर सकते। अंग्रेजों की स्टेट आई, अब अंग्रेजों की स्टेट में अगर वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, जहाँ आर्म स्ट्रगल चली है, तो उसका दोष अंग्रेजों को देना चाहिए कि हमारे जो लोग आर्म स्ट्रगल कर रहे थे उनको देना चाहिए? जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो आइडिया के बतौर पे ये कहा जाता है कि वो लेनिन का था, और लेनिन की का जो आइडिया था, और उसी की वजह से जो यूएसएसआर भी बिखरा है, या वियतनाम की भी स्ट्रगल रही है, अफ्रीकन कंट्रीज की स्ट्रगल रही है। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि आप लेफ्ट को इस आइडिया पे और उनको इंडियन स्टेट का पंगु बताकर आप लेफ्ट के आइडिया को क्रिटिक करते हैं, जबकि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लेनिन का आइडिया था। क्या आप जो इंडियन लेफ्ट है और पंजाब का लेफ्ट है या फिर इंटरनेशनल लेफ्ट है, इनको अलग अलग करके देखते हो या सारों को एक ही थाली में परो? आप लेफ्ट की अलग अलग धाराओं को आप थोड़ा उनके बारे में जानते हैं, या फिर आप सारे ही लेफ्ट को? ऐसे लेफ्टिस्ट ग्रुपों से बात हुई है कि जो नेशनलिटी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं? इनको है कि जो धर्म ने एक डिसिप्लिन दिया है उसको तोड़ना है, वही रेवोल्यूशन है इनकी नजर। रिलीजियस आइडिया के बिल्कुल बरक्स एक जो आइडिया खड़ा होता है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट और लॉजिक का होता है। ये कहा जाता है कि रिलीजियस आदमी तो हुक्म सुनता है, लेकिन जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की जब बात आती है तो वो लॉजिक के साथ डील करता है, फैक्ट्स के साथ चलता है। और मॉडर्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें लॉजिक, साइंटिफिक टेम्परामेंट, फैक्ट की बड़ी बात होती है। आप कैसे देखते हैं? दिल्ली बॉर्डर पर जब धरना चल रहा था तो एक मॉब लिंचिंग हुई लखवीर सिंह की, तो उसको लेकर बड़े सवाल उठे। तो जो सिख इंटेलेक्चुअल्स थे या फिर जो पंथक पॉलिटिक्स थी उसने उसको जस्टिफाई किया। कोई आपका सिस्टम होगा उसके प्रोसेस के लिए, या फिर सीधा सौदा ही लगाया जाएगा? अभी जो कम्युनिटी स्टेटहुड के लिए लड़ रही हो उसके पास कोई कोर्ट नहीं होगी, कोई जेल नहीं होगी, कोई जस्टिस सिस्टम नहीं खड़ा हो सकता। पैरेलल तो करने नहीं देंगे ये लोग। ऐसा तो नहीं है कि सिखों ने एक जेल बना ली और ये अलाउ करेंगे आप उसमें बंदे डाल दें, हैं? तो जो डायरेक्ट वायलेंस सामने आ जाती है वो रिजल्ट होती है सिस्टम के फेलियर का। हम लॉ लेके आएंगे भी जो बेदबी करेगा उसको फांसी की सजा है। ये कहा जाता है कि जो पंथक फोर्सेज हैं पंजाब में वो तो एक हिसाब से पैरेलल स्टेट भी हैं। लेफ्ट ये जो वायलेंस है, बेदबी की वायलेंस है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। फार्मिंग क्राइसिस पे इतना बड़ा धरना भी हुआ, तो आप फार्मिंग क्राइसिस को कैसे देखते हो पंजाब में? और अगर आपको मौका मिले इसको रिजोल्व करने का तो आप कैसे रिजोल्व करोगे? कॉमन लैंड्स हैं, गांव की जो शामलाट की जमीनें हैं, उन पे दलितों की पॉपुलेशन तो 35% है, तो वो तो हिस्सा सिर्फ 33% ही मांग रहे हैं। शामलाट कॉमन लैंड वो नहीं मिलता, उसकी लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? आपको बताता हूँ। और दलित क्वेश्चन को कैसे देखते हो इस सिख आइडेंटिटी में? गुरु साहब ने क्या आगे से किया, उन्होंने बोला इन गरीब सिखों को द्यूं पातशाही। गुरु साहब ने कहा हम राज इनको देंगे। फिर जात पात कब पैदा हुई? जब हमारे हाथ में पावर नहीं रही। अलग अलग गुरुद्वारे भी तो बन रहे। भगत सिंह के बारे में क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि वो भी पंजाबी नेशनलिटी की बात कर रहे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद तो उन्होंने भी नारा दिया। भगत सिंह ने जो कुर्बानी की है, जो रिबेलियनस है, जो बगावत है, उसमें पंजाब के सुर हैं। वो पंजाबियत पंजाब के सिखों को रिप्रेजेंट कर सकती है। प्रॉब्लम उसके आइडिया के साथ है। अगर कम्युनिस्टों ने भगत सिंह को सिक्खी के खिलाफ इस्तेमाल ना किया होता आइडल बना के, ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा ना होता।
उनको टारगेट भी किया गया कि उनके परिवार आर्य समाजी था। बैकग्राउंड तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है। तो आप नेशनलिटी मूवमेंट की बात करो, देश में और भी नेशनलिटी मूवमेंट चल रही हैं, तो उनके साथ कैसे तालमेल करोगे? जैसे कश्मीरियत की है या दूसरी, उनके साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन रखोगे? खालिस्तान बन के अगर हम किसी की आइडेंटिटी को खत्म करने तुरेंगे, उसके खिलाफ भी स्ट्रगल होगी, और सिखी उस स्ट्रगल को भी सपोर्ट करेगी, चाहे वो सिख राजी है। पंजाबियत नेशनलिटी आगे रहेगी या सिख नेशनलिटी आगे रहेगी? किसानी आंदोलन के बारे में आपकी क्या समझ बनी? ये आंदोलन जीता तो कैसे हुआ और कैसे जीता गया? फेमिनिज्म एलिफेंट इन द रूम है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी काम कर रही है लेफ्ट की। हम इसको ऐसे ही अपने घर पे नहीं लेके आ सकते। हर फेमिनिस्ट पे एक प्रेशर होता है कि आप रिलीजन के खिलाफ खड़े होना है आपको, जब मूवमेंट चलती है। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूं अपनी स्पेस बनाने के लिए, और मैं किसी औरत को कैसे राइट दिलवा दूंगा? अभी उग्राहा साहब ने, जो नक्सली स्कॉलर थे, जो नक्सलाइट को फेवर में लिखते थे, जहां हमारा उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सीधी बात बोलता हूं, लेकिन उनकी पोस्टर पकड़े, सिख बंदी सिंहों के पोस्टर नहीं पकड़े, सिखों के नारों को बैन करने की बात, सिखों के निशान साहब को बैन करने की स्टेज पे बात हुई। लोग आपके पीछे नहीं जाते, लोग मेरे पीछे नहीं जाते, लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने जाते हैं कहीं पे। मैं बोलता हूँ लेफ्ट वाले आए मेरे पास, बैठे जो मर्जी बोलते जाए, मैं सुन रहा हूँ उनकी बात, मैं अपनी बात करूंगा। अगर मैं डंडा पकड़ के लेफ्ट वालों के पीछे भागने लगूँ, तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें स्टेज पे नहीं चढ़ने दूंगा। ये बात अच्छी नहीं है, ये बात खत्म होनी चाहिए। डायलॉग और डिस्कशन नहीं रुकना चाहिए, चाहे आप किसी के दुश्मन भी हो। अभी मैं यहाँ पे आऊँ, उग्राहा साहब ने मेरे खिलाफ बिना बात पे बयान दे दिया। आपका भी तो कोई ऐसे रिटर्न डॉक्यूमेंट या कोई खुल के बात आपकी भी तो नहीं आई कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं हरियाणा की, पंजाब की, चाहे खेती बाड़ी, मजदूर। संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरांवाले को जाट सेलिब्रेट करते हैं बहुत बड़े पदर पे। जाटों के पास या जट्टों के पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है दूसरे के डिस्क्रिमिनेट करें? स्टेट इन्फ्लुएंस करके बहुत कुछ करवाती है। मैं मनदीप पूनिया और आज मैं पिंड जल्लूपुर खेड़ा, डिस्ट्रिक्ट श्री अमृतसर साहब, पंजाब में मौजूद हूँ। और जो जल्लूपुर खेड़ा जो गांव है वो आजकल चर्चा में है, क्योंकि यहाँ के नौजवान अमृतपाल, जिनको अभी वारिस पंजाब की जो जत्थेबंदी है उसका प्रधान बनाया गया है, और जो ये जत्थेबंदी है दीप सिद्धू की जत्थेबंदी थी, इसके बाद ही एक लगातार डिबेट पंजाब में शुरू होती है, और वो है पंजाबी नेशनलिटी की। वैसे भी ये डिबेट काफ़ी पुरानी है, लेकिन जब से भाई अमृतपाल दुबई से भारत लौटे हैं और उन्होंने यहाँ पर गतिविधियां शुरू की हैं, उसके बाद से एक रफ्तार थोड़ी ज़्यादा हुई है और इसके ऊपर बात होनी शुरू हुई है। हालांकि उनके ऊपर भी काफ़ी सवाल किए जा रहे हैं, और अलग अलग जो सिख इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी उनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज हमारे साथ खुद अमृतपाल मौजूद हैं, वो हमारे जितने भी सवाल हैं उनसे हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि इस जो मूवमेंट है इसकी गति क्या होगी और ये कैसे आगे बढ़ाएंगे। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। भाई अमृतपाल जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप आते हैं यहाँ पर, और उसके बाद पंजाब में पूरा जितना भी पंजाब का मीडिया है उसमें आपके इंटरव्यू आते हैं, और एक पूरे पंजाब के प्लेन पे बात होने लगती है पंजाबी नेशनलिटी मूवमेंट की। और उसके साथ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि यहाँ तो माहौल ठंडा था, अमृतपाल खाम खा आकर क्यों उस माहौल को गर्म कर रहे हैं? देखो, जो बात पंजाबी नेशनलिटी मूवमेंट की आपने की है, पहली बात तो ये कोई नई बात नहीं है। 1934 में सिख अपना नेशन मांग रहे थे, खालिस्तान के नाम पे ही मांग रहे थे। सिख होमलैंड का नाम भी आया बाद में, पंजाब का भी नाम आया। सो ये बात मैंने कोई शुरू नहीं की। दूसरी बात यह है कि जब पंजाब आया तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, बड़ा डेंजरस वैक्यूम है। जो यूथ है पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, जो आंदोलन में रहे हैं, जाट हों चाहे पंजाब के सिख हों, सब वो एक देख रहे हैं कि कोई कम से कम जो लीडर्स हैं उनके, वो लैंग्वेज तो यूज़ करें, जो लैंग्वेज अक्सर उनकी जो तबीयत है उसको रिप्रेजेंट करती हो। हमारे जो लीडर्स हैं वो अभी कर क्या रहे हैं कि वो बातें बना बना के टाइम पास कर रहे हैं। हमारी हालात बहुत डेंजरस सिचुएशन में है। पंजाब, इवन हरियाणा, ये जो भी स्टेट्स हैं, हमने देखा आंदोलन में ये सिर्फ 3 बिलों का आंदोलन नहीं था,
जिस तरह का सेंटीमेंट था हरियाणा के लोगों का, पंजाब का, दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली के विरुद्ध जो एक सेंटीमेंट उभरा है वो खाली 3 बिलों से नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ है कि ये दबी हुई चीज़ है जो बार बार जो पंजाब के लोग हैं, ये समूह पंजाब ही था पहले सब, इनकी एक नेशनलिटी है, इनका एक कल्चर है, इनकी जो इंटरनल डाइवर्सिटी है उसके ऊपर एक कल्चर भी है जो इन सबको जोड़ता है। डाइवर्सिटी तो पंजाब में भी रह के होगी, वो दिल्ली से मैच नहीं करता। सो दिल्ली की जो इम्पोजिशन है हमारे ऊपर कल्चर की, वो बड़ी अभी उन्होंने सख्त कर दी है। 1 नेशन 1 लैंग्वेज 1 रिलीजन की थ्योरी जो लेके आए हैं वो, तो उसके खिलाफ हमको कोई ना कोई तो नौजवान, देखो नौजवान जो हैं कौम के, उनको आप ऐसे लीड नहीं कर सकते। अगर आपकी लैंग्वेज सॉफ्ट हो जाएगी, आप सच बोलने से भागेंगे, डरेंगे, तो वो नौजवान आपसे टूट जाएंगे। सो जब मैं पंजाब आया तो मैंने कुछ ऐसा ओवर एक्सट्रीम नहीं किया कुछ भी। मैंने नेशनलिटी की बात की है, पंजाब नेशनलिज्म की बात की है, सिख नेशनलिज्म की भी बात की है, उसके साथ साथ मैंने ड्रग का इशू भी एड्रेस किया है, मैंने जो बेदबी हो रही है उसको भी एड्रेस किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो मीडिया है, जहाँ जो नेशनल इंडियन नेशनलिज्म का एक जो टूल उन्होंने डेवलप किया हुआ है जो डाइवर्सिटी के खिलाफ है, उन्होंने एक बात उठा ली इसमें से कि ये सेपरेशन चाहते हैं, और वो ही बात को वो चला रहे हैं चारे पत्र। उन्होंने ड्रग का जो जेनोसाइड है वो नहीं देखा। पंजाब और हरियाणा के गांव खाली हो चुके हैं, नौजवान बाहर चलेंगे। आपको भी मालूम, हरियाणा से आप हैं, लोग यहाँ से पूरी ज़मीन बेच के अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ जाके फिर वो दिहाड़ी दपा कर रहे हैं, और वहाँ जाके भी उनको सुकून नहीं मिल रहा। क्योंकि ये जो मास माइग्रेशन है ना, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए स्कॉलर्स तो पता नहीं क्या करने हैं। वो इसको एक नॉर्मल फिनोमेना मान के बैठे हैं कि इतने बड़े, अभी साउथ इंडिया से क्यों नहीं ऐसी माइग्रेशन हो रही, दिल्ली से क्यों नहीं हो रही, दूसरी स्टेट से क्यों नहीं हो रही। इतनी बड़ी मास माइग्रेशन है 2-3 स्टेट्स में हो रही है कि स्टूडेंट भी यहाँ +2 कर रहा है बस, उसके बाद वो आइलेट्स ही है, उसके पास कुछ नहीं। यूनिवर्सिटीज की बहुत सारी सीट्स खाली रहती हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई हैं। मैं देख रहा था हरियाणा में, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट की सीट खाली हुई है। सो यही है ना, हम जाते हैं अपना यूएसए में, जो इलीगली जाते हैं जो लड़के, उसमें मोस्टली लड़के पंजाब और हरियाणा के हैं। सो हमें ये एड्रेस करना हो कि क्यों ये यूथ जो है, जहाँ पे हमारी इतनी पुश्तें रही हैं, सदियों से रह रहे हैं, हम यहाँ पे आके बसे तो नहीं है कहीं से, यहीं रहे हैं ना शुरू से, क्यों ये अपनी धरती अपनी मिट्टी छोड़ के ये लोग भाग रहे हैं बाहर। ये फिनोमेना नेचुरल नहीं है, जेनोसाइडल पॉलिसी का हिस्सा है। जाट आंदोलन के बाद जो जाट और ब्राह्मण का कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा सामने आ गया। प्रॉब्लम ये है कि ब्राह्मण की जूती के नीचे जाट रह नहीं सकता, और उसको अभी वो सिख बन रहे हैं, बहुत क्यों बन रहे हैं, क्योंकि सिखी इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दे सकती है, इसमें हायरार्की नहीं है ऊपर नीचे की, कि कोई ऊपर बैठ जाएगा कोई नीचे बैठ जाएगा आके, सबको एक समान जगह मिली हुई। सो हमको ये चीज़ें बड़ा, मेरे ख्याल से इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। डिस्कशन को टैबू बना देना, मुझसे सवाल किए जा रहे हैं, कर अच्छी बात है, करें, मैं जवाब देता हूँ, आप आए हैं, जिसने मुझे सवाल करने हैं वो आके मेरे साथ बैठ जाए। एक अलग से इंटरव्यू चढ़ा देना उस पर, अभी मैं इंटरव्यू सुनूं ना सुनूं, मेरे पास समय की भी ऐसी है, फिर उसका जवाब मैं इंटरव्यू में देता फिरूं, वो होता है किसी बात को निपटारे पे नहीं लेके जाना, बस उसको कंफ्यूज करके छोड़ देना रास्ते में। आप सोवरेनिटी की बड़ी बार बात करते हैं, आपका सोवरेनिटी से क्या भाव है? इसको अगर मतलब आम भाषा में, गांव देहात और मतलब बताना, सोवरेनिटी से आपका क्या भाव, आपका क्या आइडिया? जब महाराजा रणजीत सिंह का राज था, वहाँ पंजाब जब एक था पूरा, तब खालसा राज उसको कहते हैं, वो आइडिया है हमारा सॉवरेनिटी का आइडिया। उसमें ना तो किसी का मंदिर डाया गया, ना किसी को मिनॉरिटी को मेजॉरिटी को कत्ल किया गया, कोई फांसी तक नहीं हुई। सो वो राज ऐसा क्यों था? क्योंकि जो ये हमारा जो खित्ता है ना, इसमें एक आइडिया है, हमारा एक लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। सो अभी क्या हो रहा है कि इंडियन स्टेट ने ये तहैया किया है सबको एक बराबर खड़ा कर देना। सो हम लोग नहीं हो सकते, ये ऊंचे नीचे की बात नहीं है। अगर हमने लैंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स बना ली हैं, तो उसमें इंटरनल कल्चर क्यों नहीं प्रोटेक्ट करना? अगर हिंदी इम्पोजिशन पंजाब पे होती है तो उसके खिलाफ तो खड़ा होना पड़ेगा। अभी इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा खड़ा कर दिया हरियाणा और पंजाब का, SYL का, लेकिन ये पानी का मसला नहीं है, ये 2 स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने का मसला है। वो क्यों है? गंगा का पूरे पंजाब से ज़्यादा पानी है, 400 मिलियन क्यूबिक फीट पानी, पंजाब में तो 78 समथिंग है। गंगा का इतना पानी अनयूज्ड समुद्र में जाता है, ये नहीं कि सारा ही समुद्र में भी जाना चाहिए, वो भी एक उधर नेचुरल साइकिल होता है हर चीज़ का।
पर उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करना हो तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब को वो पानी दिया जा सकता है। पंजाब में ऑलरेडी पानी कम है, पर ये क्या करते हैं कि ये स्टेट्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने के लिए एसवाईएल जैसा मुद्दा लेके आते हैं। उनको भी पता पंजाब के पास पानी नहीं देने के लिए, पंजाब के लोग इस पे प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन वो दिल्ली जो अपना इंटेंशन शो नहीं करती, दिल्ली कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करती है हरियाणा और पंजाब के बीच। सो ये मेरी अपील भी है कि जो एसवाईएल का मसला है, हरियाणा के, राजस्थान के सब लोगों को मांग करनी चाहिए, हमें पानी गंगा के चाहिए, हमें गंगा का पानी डिवर्ट करके दो, वो पंजाब को भी दो। खेती बाड़ी हम लोग कर रहे हैं, वहां से गंगा गुजर रही है, कोई पानी नहीं इसका इस्तेमाल हो रहा है। सो जो नेचुरल फ्लो रिपेरियन लॉ है, रिपेरियन लॉ तो फॉलो करना चाहिए ना। सो जो रिपेरियन लॉ अगर इन्होंने यहाँ पे तोड़ा तो फिर गंगा का पानी भी इधर उधर दे दें। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट सॉवरेनिटी का आइडिया जो हमारा है, वो आइडिया है कि जैसा कल्चर है हमारे, चाहे जो हिंदू का है, सिख का है, मुस्लिम का है, उसको वही रहने दो। पंजाब का एक डिफरेंट कल्चर है, पंजाब का कल्चर रहने दो, हमें दिल्ली की इम्पोजिशन नहीं चाहिए किसी भी किस्म की। मतलब ये करते क्या है कि पंजाब में हिंदू और सिख को लड़वाएंगे आपस में, बाहर मुसलमान और हिंदू को लड़वा देंगे आपस में। और प्रॉब्लम ये है कि एक रिलीजन तो हो सकता है, मतलब एक रिलीजन की अपनी एक आइडेंटिटी है, सिखों की अपनी आइडेंटिटी है, वो सिख छोड़ेंगे नहीं, चाहे ये सबको मार दें। लेकिन जो हमारा लैंग्वेज की एक दूसरे से अपना डिफरेंशिएशन नहीं, एक कनेक्शन भी है ना। पंजाबी हिंदू पंजाबी बोलता है, पंजाबी हिंदू का कल्चर पंजाबी है, उसका खाना पीना रहन सहन सब पंजाबी है। और अब हिंदी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, हिंदी एक लैंग्वेज है, हिंदी कल्चर कुछ नहीं है, हिंदी इलाका कुछ नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि जो कंस्ट्रक्टिव चीजें थी उन्होंने वो हम पे थोप दी हैं। इससे हमें सॉवरेनिटी चाहिए, हमें अपना फ्यूचर सेव करना है। हमें यहाँ पे, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब में अगर एम्प्लॉयमेंट खड़ी करनी है तो बाहर का बंदा आके पंजाब में नौकरी क्यों करे? पंजाब का यूथ यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहा है, बाहर का बंदा यूपी का, बिहार का, जहाँ का भी हो, उसको आके पंजाब में भेजा जा रहा है। अभी उसको पंजाब की लैंग्वेज नहीं आती, एक तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। पंजाब के लोग जाएंगे दफ्तर में काम कराने के लिए, आगे पंजाबी नहीं बोल रहा बंदा। तो ये सारा कल्चरल असिमिलेशन जो हो रही है सबकी, इसके खिलाफ ही सॉवरेनिटी का आइडिया उपजता है। वैसे तो जब 1947 में सिख यहाँ पे आए, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ नहीं गया, इधर आ गए, तो जो सॉवरेनिटी का आइडिया था वो तो इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। उन्होंने साथ में ही हमारा पंजाबी सूबे का मोर्चा शुरू करवा दिया। जब बाकी स्टेट्स बन गई और पंजाब हरियाणा अलग कर दिया, हिमाचल अलग कर दिया, उससे कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। अभी हमारी सारी एनर्जी जो है, अभी हमने एक आंदोलन लड़ाई है ना साथ में, क्या कॉन्फ्लिक्ट है आप बताओ? डीप रूट लेवल पे कौन सा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो पंजाब और हरियाणा के लोगों में है? लेकिन ये राजनीति है कि जो जाट हैं हरियाणा के, जो अदर कम्युनिटीज हैं, जो ब्राह्मण के नीचे नहीं चल सकती, उनको पंजाब के सिखों से लड़वा के रखो। अगर ये पावर एक साथ होती है तो इससे स्टेट को बहुत बड़ा खतरा है। तो ये रास्ता, ये जो आप पूरा बता रहे हैं अपना नेशनलिज्म का, जो पंजाबी नेशनलिज्म का मूवमेंट भी है, इसका रास्ता क्या होगा? ये सिमरनजीत सिंह मान वाला रास्ता होगा या फिर और जो धाराएं चल रही है पंजाब में वैसा होगा? क्या रास्ता रहेगा? अभी के लिए आप लोग कैसे काम करेंगे इसके लिए? नहीं, ये देखो, हर रास्ता जाता वहीं पे ही है। हर एक रास्ते को सेलिब्रेट करना चाहिए, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, मंजिल एक ही है सबकी। लेकिन हमारा जो मकसद है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नहीं है। हम वोट राजनीति में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी एक बड़ी बड़ी लिमिटेशन है। हमारा प्रॉब्लम ये हो गया कि सोसाइटी स्लेवरी की वजह से हम लोग मेंटली बहुत 150 साल से गुलाम है। उसकी वजह से हमारा जो एक मेंटल लेवल है वो इतना नीचे आ गया कि समाज पूरा करप्ट हो गया। सो हमें समाज को ठीक करना है। पॉलिटिकल बेनिफिट उससे कोई भी ले ले, और वही ले पाएगा जो सॉवरेनिटी के आइडिया पे चलेगा, जो पंजाब की सॉवरेनिटी की बात करेगा वो ही बेनिफिट लेगा। क्योंकि हम जहां भी जाते हैं हम वही कहते हैं कि पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के लोग सॉवरन रहे हैं, ये सॉवरन रहेंगे, इनका कल्चर अलग है। सो इनको एक इंडियन नेशनलिज्म के कल्चर में पैदा करना, बांधना, ये पॉसिबल नहीं है। यही कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करता है। क्योंकि आपकी जो सिर वाली स्टेटमेंट है, सिर देने वाली, वो काफी वायरल हुई, इसलिए रास्ते नहीं, वो सिर देने वाली स्टेटमेंट देखें, हम पीसफुली काम कर रहे हैं, अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सिखी का प्रचार कर रहे हैं, नौजवानों को बोल रहे हैं नशे छोड़ दें, वो अपना नौजवानों को जो इतिहास है पंजाब का उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। हम पीसफुली जा रहे हैं। स्टेट अगर वायलेंस नहीं यूज करती तो हम क्यों करेंगे रिटर्न में? दिमाग तो हमारा पागल नहीं हो गया ना। हमें पता है स्टेट पावरफुल है,
पावरफुल इनफ है हमें खत्म करने के लिए। तो कोई भी ऐसा बंदा क्यों वायलेंट होगा जिसके पास अदर ऑप्शंस ना रहे। गुरु साहब क्या बोलते हैं, जब कोई हीला वसीला ना बचे, आप दलील आपकी ना सुनी जाए, अपील ना सुनी जाए, फरियाद ना सुनी जाए, तो तब आपके पास शस्त्र है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने शस्त्र सबको दिया है कि ये शस्त्र तब इस्तेमाल करना है जब आपकी दलीलें अपीलें ना सुनी जाए, आपके धर्म को फैलाने की, धर्म का प्रचार करने की इजाजत ना रहे। तो ये तो स्टेट एक्चुअल में ये ना बड़ा कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड वाइड संसार पे है। एक एस्टेब्लिश स्टेट है, हम हैं एक ग्रुप जो एस्टेब्लिश होने की कोशिश में है। वायलेंस अगर कोई स्टार्ट कर सकता है तो स्टेट कर सकता है, हम नहीं कर सकते। तो ये जो भी क्वेश्चन होना चाहिए स्टेट को होना चाहिए, आप इन लोगों को वायलेंट रास्ते पे तोड़ेंगे या आप इनकी बात सुनेंगे, आप एक मैच्योर और डेमोक्रेसी की तरह बिहेव करेंगे और इन लोगों की बात सुन के जो ये डिमांड्स कर रहे हैं इसको पूरी करेंगे। ये तो सिंपल फार्मूला है। तो हम लोग वायलेंस पे रास्ते पे जाने के कोई हमारी शौक नहीं है। पर मैं ये भी कहता हूँ कि स्टेट दुनिया पे मुगल स्टेट आई, अंग्रेजों की स्टेट आई। अब अंग्रेजों की स्टेट में अगर वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, जहाँ आर्म स्ट्रगल चली है, तो उसका दोष अंग्रेजों को देना चाहिए कि हमारे जो लोग आर्म स्ट्रगल कर रहे थे उनको देना चाहिए? नहीं, अंग्रेजों को देना चाहिए। हाँ, तो वही है ना, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके पास बहुत पावर है। वो चाहे तो सुबह ही पंजाब के मसले हल कर दे, उनको कौन सा पता नहीं है कौन से मसले, सब पता है। अगर वो नहीं करते तो यूथ जो है, यूथ ने देखो बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग पीसफुल हैं, ये लोग किसी को निर्दोष को नहीं मारते। अगर शस्त्र भी है तो ये नहीं किसी गरीब को काट फेंकेंगे ये। पर स्टेट अगर हमें हमारा पीसफुल तरीके से प्रचार, चाहे वो सेपरेशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सेल्फ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का है, जो मामला, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, अभी खालिस्तान की बात भी हो सकती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पीसफुल तरीके से आप सेमिनार करें, इकट्ठ करें, आप उसमें लिटरेचर बांटें अपना, यही डेमोक्रेसी है ना। डेमोक्रेसी में एक बंदे की वैल्यू है, एक कौम की वैल्यू है। अगर उस कौम का कोई सेंटीमेंट है तो उसको प्रीच करने दें, वो ठीक है। अगर सारे लोग सहमत हो जाएं कि हमें खालिस्तान चाहिए, तो डेमोक्रेसी क्या कहती है, लोगों की ओपिनियन मानो। जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो आइडिया के बतौर पे ये कहा जाता है कि वो लेनिन का था, और लेनिन की का जो आइडिया था, और उसी की वजह से जो यूएसएसआर भी बिखरा है, या वियतनाम की भी स्ट्रगल रही है, अफ्रीकन कंट्रीज की स्ट्रगल रही है। लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि आप लेफ्ट को इस आइडिया पे और उनको इंडियन स्टेट का पंगु बताकर आप लेफ्ट के आइडिया को क्रिटिक करते हैं, जबकि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन लेनिन का आइडिया था। नहीं, लेनिन ने जब ये आइडिया दिया ना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ तो उसने दे दिया, पर इंटरनल डाइवर्सिटी क्या उसने रिस्पेक्ट की? जो बंदा उसको नहीं पसंद आया है, स्टालिन को और उसको है, उन्होंने देखो मसला पता क्या होता है। लेकिन यूएसएसआर बाद में अलग, तो यूएसएसआर इसीलिए अलग हुआ कि उन्होंने डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन आइडिया के बदौर तो खड़ा था, मतलब आइडिया तो आप एक होगा कि आप जो बंदे हैं वो स्टेट को रन कैसे करेंगे, एक आइडिया तो उनका ही था। और क्या आप जो इंडियन लेफ्ट है और पंजाब का लेफ्ट है या फिर इंटरनेशनल लेफ्ट है, इनको अलग अलग करके देखते हो, सारों को एक ही थाली में परोसते हो? नहीं, अलग अलग है सब। वर्ल्ड वाइड पे लेफ्ट एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। फलस्तीन की स्ट्रगल के साथ लेफ्ट खड़ा है पूरा। फलस्तीन की स्ट्रगल जो है, आर्म स्ट्रगल भी चल रही है, उसकी भी सपोर्ट में है। इवन दो कश्मीर की सपोर्ट में है, BLM चल रही है मूवमेंट, उसकी सपोर्ट में भी है। ब्लैक्स जो हैं वो वायलेंस भी करते हैं प्रोटेस्ट में। लेफ्ट ने कभी नहीं कहा कि लेफ्ट वहां पे ये कहता है कि इनको राइट ऑफ वायलेंस है इनके पास, क्योंकि उन्होंने 150 साल 200 साल स्लेवरी को बर्दाश्त किया है। अगर ये वायलेंट है तो इसका राइट है इनका। जो लेफ्ट इंडिया का है, पंजाब के बाहर का, उसका भी थोड़ा फर्क है। चाहे वो माओइस्ट की मूवमेंट्स हो, वो सपोर्टिव है उसके, है ना। उनके जो स्कॉलर्स हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। पंजाब का लेफ्ट टोटली डिफरेंट है। पंजाब के लेफ्ट ने स्टेट का एक पार्ट बन के रोल अदा किया है। चाहे कोई रेवोल्यूशन की बात हो, चाहे कोई स्ट्रगल की बात हो, वो उन्होंने स्टेट में अपने आप को असिमिलेट कर लिया। अभी आइडिया देखें, किसानी मूवमेंट में हमने देखा जो दूसरे लोग थे, राजस्थान, हरियाणा, उन्होंने सिक्खी को सेलिब्रेट किया। पंजाब का जो लेफ्ट था, उन्होंने सिक्खी को सप्रेस करने की हर कोशिश की, चाहे वो स्टेज थी उनके पास, जो भी पावर आई उन्होंने सिक्खी को सप्रेस किया है। पंजाब का लेफ्ट की ये करतूत है यहाँ पे कि इन्होंने जब आर्म स्ट्रगल चल रही थी पंजाब में, इन्होंने स्टेट से वेपन लिए। अब लेफ्ट अगर स्टेट से वेपन ले, जो राइट विंग स्टेट है प्रॉपर है, जिसका मकसद है अभी डाइवर्सिटी खत्म कर देनी है, हमें कोई सेपरेशन नहीं चाहिए, उससे वेपन लेके पंजाब का लेफ्ट जो है
उन्होंने नौजवानों को कत्ल किया। लेकिन क्या आप लेफ्ट, पंजाब के लेफ्ट में भी डिफरेंशिएट करते हैं? क्योंकि उस टाइम पे 84 की मूवमेंट चल रही थी, पीडब्ल्यूजी जैसे ग्रुप भी थे जो खुद मुख्तियारी की मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, और नेशनल बहुत फ्रिंज छोटे से ग्रुप थे, मास लेवल पे पंजाब का लेफ्ट की प्रॉब्लम पता क्या है? देखें, जब क्रिश्चियनिटी प्रॉब्लम बन गई संसार में, रूस में, वहां पे एक एंटी रिलीजियस आइडिया डेवलप हो गया कि रिलीजन इज अ प्रॉब्लम, रिलीजन इज अ ओपियम। उन्होंने शुरुआत ही यहां से कर दी भी रिलीजन ओपियम है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी चीज को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे रिलीजन प्रॉब्लम नहीं रहा है, यहाँ पे जो ब्राह्मणवाद प्रॉब्लम रहा है, और उसका सोल्यूशन गुरु साहब ने क्या दिया? एंटी रिलीजियस आइडिया तो नहीं दिया, उन्होंने जो सच्चा धर्म था उसके उपदेश दिया। जहां पे भगत कबीर जी आए, उन्होंने सच्चे धर्म, उन्होंने ये तो नहीं कहा परमात्मा को मानना छोड़ दो, उन्होंने कहा परमात्मा को मान के ही हम यहाँ पे कोई गति कर सकते हैं अपनी। भगत रविदास जी ने सेम कहा। सो यहाँ पे जितना भी धार्मिक पुरुष हुए हैं, उन्होंने सच्चे धर्म की बात की है। अभी जो लेफ्ट है, लेफ्ट में जो कीड़ा है इस बात का, फिर धर्म बड़ी मुश्किल है। आप लेफ्ट की अलग अलग धाराओं को आप थोड़ा उनके बारे में जानते हैं, या फिर आप सारी लेफ्ट को, पंजाब की लेफ्ट को? मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि उनका अल्टीमेटली जो एक झुकाव होता है ना एक तरफ, जो उनका, वो अल्टीमेटली उनका रिलीजन के उल्ट जाता है, धर्म के उल्ट जाता है। सो बहुत टाइम पे वो सपोर्टिव होते हैं, वो गुरुद्वारे में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, लंगर छकते हैं, अनाउंसमेंट करनी है वो कर देते हैं। पर जब ये गुरुद्वारे के सिस्टम को एक लार्जर स्केल पे एस्टेब्लिश करने की बात आती है, वो इसके उल्ट खड़े हो जाते हैं। ऐसे लेफ्टिस्ट ग्रुपों से बात हुई है कि जो नेशनलिटी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं? थोड़े बहुत हैं, बिल्कुल थोड़े बहुत हैं, लेकिन उनके पास ना तो काडर है, ठीक है, और उनकी प्रॉब्लम पता क्या है? अगर वो नेशनलिटी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं ना, तो वो लाजमी सी बात है वो सिख ही हो जाते हैं। वो लेफ्ट और राइट जो अभी सिक्खी बाइनरी में नहीं आती। हम लोग बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन हम कांग्रेस में नहीं जा सकते। हम कांग्रेस का विरोध करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी चाहे लेफ्ट और राइट की है, पर दोनों का मकसद एक है, पावर पे पहुंचना है, और पावर पे पहुंचने के लिए कुछ भी कर दो, और वहां पे बैठ के डाइवर्सिटी को खत्म कर दो। इंदिरा गांधी ने वही किया, वही मोदी साहब कर रहे हैं। तो हमारी जो ये मुश्किल है इस समय की, लेफ्ट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पंजाब, और लंबे समय से उनको कभी अंडरस्टैंड हुई नहीं प्रॉब्लम पंजाब की। अभी लेफ्ट ने क्या करते हैं लोग, इनके एक कल्चर है सिगरेट का पीने का, तंबाकू का, तंबाकू वर्जित है हमारे सिक्की में है, और वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, और यूथ को जानबूझ के इसकी तरह इनकरेज करते हैं। उनको भी पता है गलत चीज है। सो ये बड़ा फर्क पड़ जाता है कि अगर लेफ्ट वाले जो हैं, और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, लेफ्ट वालों से बात कर लें, वो बोले मतलब जैसे मतलब अगर आइडिया के तौर पे तो कहीं सिगरेट का लिखा नहीं हुआ, लेकिन हाँ आइडियल हैं उनके आइडल्स हैं भी, जो जैसे कि आइडल हो जाएंगे आपके मूवमेंट में, जो आइडल हैं सिगार पीने वाले आइडल बन जाएंगे आपके, आप उनको फॉलो करेंगे। और दूसरी बात है, रिलीजन के उल्ट जाने की जो दशा है इन लोगों में, ये जानबूझ के ऐसा कर देते हैं। मतलब इनको है कि जो धर्म ने एक डिसिप्लिन दिया है उसको तोड़ना है, वही रेवोल्यूशन है इनकी नजर में, रेवोल्यूशन। लेकिन आप लोगों के बारे में भी ये बोला जाता है कि आप पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट पे शिफ्ट हो गए हैं, और जितनी भी मॉडर्न इंस्टीट्यूट है, मॉडर्न जो 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद का जो ज्ञान है, आप उसके उल्ट खड़े हो जाते हैं बिल्कुल, और सारे जो हल हैं अपनी समस्याओं के, वो 17वीं 18वीं शताब्दी में ही देखते हैं, चाहे वो महाराजा रणजीत सिंह का काल हो या फिर सिख इतिहास हो, सारे हल वहीं ढूंढते हैं। उसके बाद के जो चीजें हैं, या फिर जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, उससे चीजें निकालने, और वो जो ज्ञान हुआ उससे चीजें निकालने की कोशिश नहीं करते। नहीं, देखिए एक बात बताता हूँ आपको, उसके बाद जो रेवोल्यूशन आया है, मॉडर्न एज का जो रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की दो धाराएं बराबर चली हैं। दोनों में हमारा सोल्यूशन नहीं है, इस खित्ते का सोल्यूशन दोनों में नहीं है। इंडस्ट्री है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। इंडस्ट्रियल स्लेवरी आ गई, यहाँ पे मजदूरी आ गई कैसी किस्म की, जहाँ पे बंधुआ मजदूरी तक सब कुछ हो गया। अभी सोशलिज्म का जो कल्चर है, आप स्टेट को ही सारी पावर दे दो। सोशलिज्म बेसिकली आइडिया ये है कि बंदा हर मजदूर होना चाहिए, स्टेट के पास पावर हो और सब इक्वल हो जाए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन बिल्कुल खत्म ना रहे। ये भी आइडिया पॉसिबल नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह का राज अगर आप पढ़ेंगे, जब वो गोरे यहाँ पे आए, तो उन्होंने खुद लिखा, J.W. राइटनर था जो, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिजियस एजुकेशन ऑफ पंजाब लिखी है किताब बड़ी, वो लिखता है कि पंजाब वाज वे अहेड फ्रॉम द सो कॉल्ड एनलाइटेंड यूरोप। तो हमारे पास सारा आइडिया था, है। हम ये कहते हैं कि मॉडर्न थॉट को हम रिजेक्ट नहीं करते,
मॉडर्न बहुत चीजें, और मॉडर्न मटेरियलिज्म है। मटेरियलिज्म को कुछ रिलीजन के आइडिया रिजेक्ट करते हैं, मटेरियलिज्म बहुत बड़ी। मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म में भी फर्क करते हैं क्या आप? क्योंकि मैं कई बार आपके इंटरव्यू मैंने देखे तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कंज्यूमरिज्म को भी आप मटेरियलिज्म नहीं, कंज्यूमरिज्म कभी मटेरियलिज्म नहीं होता। देखो, जिस चीज की जरूरत है वो समाज में लेके आनी पड़ेगी। अगर कार्स आ गई हैं, दूसरी चीज आ गई हैं जो सेफ्टी, जो लाइफ इजी हो गई है, तो हम पागल थोड़ी, हम नहीं कहेंगे कि मतलब, हम तो कहते हैं मॉडर्निटी को सेलिब्रेट करना चाहिए। जो समाज बदल रहा है इसका जो मटेरियल है, सब कुछ मटेरियल है। हमारी बॉडी मटेरियल है, आत्मा को चाहिए, ये घर चाहिए बॉडी के रूप में है, ये शस्त्र हमारे हाथ में, ये मटेरियल है। सो मटेरियल हमारा जो, वैसे तो गुरु को कोई तख्त की जरूरत नहीं, अकाल तख्त साहब बनाया पॉलिटिकल पावर के लिए है, वो मटेरियल के रूप में खड़ा हुआ है। तो वैसे तो बोल सकते हैं गुरु ने तो जी आदेश दे दिया। सो मटेरियल की जो पावर है और जो राज हम मांग रहे हैं वो भी मटेरियल के रूप में मांग रहे हैं। इट्स आल्सो मटेरियल। हम बोलते हैं कि मटेरियल जो है उसकी पोजीशन जो धर्म के नीचे रहनी चाहिए। अभी दुनिया में क्या हुआ, मटेरियलिज्म को खुदा बना दिया, मटेरियल को, और उसके नीचे लोगों का क्या, न्यूक्लियर पावर तक बन गई। लोग हैं इतने इतने लोग एक सेकंड में मारने की इन्होंने तरीके खोज लिए। वो मटेरियल को वर्शिप करने की वजह से हुआ ना। अब वर्शिप मटेरियल, तो देखो गुरु साहब को सवाल किया था कि आप गुरु हैं, आप शस्त्र क्यों रखते हैं? नहीं तो एक आइडिया था ना भी, जो धर्म के रास्ते पे तुर पे उसने सब कुछ छोड़ दिया। गुरु ने हुक्म किया गृहस्थ भी जरूरी है, परिवार भी जरूरी है, समाज से भाग के आप कुछ नहीं धर्म कमा सकते। ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਈਵਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਵਾ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗਵਾ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਅਸੀਂ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਛੂਹਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਇੱਕ ਰੰਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। रिलीजियस आइडिया के बिल्कुल बरक्स एक जो आइडिया खड़ा होता है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट और लॉजिक का होता है। ये कहा जाता है कि रिलीजियस आदमी तो हुक्म सुनता है, लेकिन जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की जब बात आती है तो वो लॉजिक के साथ डील करता है, फैक्ट्स के साथ चलता है। और मॉडर्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें लॉजिक, साइंटिफिक टेम्परामेंट, फैक्ट की बड़ी बात होती है। आप कैसे देखते हैं? इसमें कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए। रिलीजन का आइडिया जो है आपकी आत्मा से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया के जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं ना, दुनिया के सबसे बड़े, वो खुद चेन स्मोकर्स हैं, सिगरेट पीते हैं। सो उनको समझ है, लॉजिक उनके पास है कि स्मोकिंग इज अ बैड, वो छोड़ नहीं पा रहे। दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, निकोला टेस्ला जैसे, वो डिप्रेशन में चले गए, IQ लेवल 200 तक छूता है उनका जाके। सो रिलीजन का जो लाइफ में रोल है वो बड़ा डिफरेंट है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों खड़ा किया गया, रिलीजन वर्सेस साइंस, जो होना नहीं चाहिए था। साइंस को सेलिब्रेट करना चाहिए। साइंस मटेरियल पे बेस्ड है, लॉजिक पे बेस्ड है, रिलीजन फेथ है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे सोसाइटी को फेथ की जरूरत पड़ती है। एक गरीब इंसान है, उसके पास कुछ नहीं है, वो उसको लॉजिक देते रहो आप सारा दिन बैठ के, तुम गरीब हो, डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको फेथ दो, फेथ ही बंदे। हमने ना तो साइंस ने पूर्ण तौर पे संसार को समझा है, ना समझ सकते हैं हम लोग हैं। और फेथ ने तो एक आइडिया जनरेट कर दिया ना भी समझा ही नहीं जा सकता। तो यू हैव टू सरेंडर टू इट, फिर आपको परमात्मा के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। साइंस लाखों साल तक एक्सप्लोर करती रहे, फिर भी कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, उसकी हमें जरूरत है, लेकिन वही फिर बात आ गई, साइंस ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया, और न्यूक्लियर बॉम्ब लाखों, सारी धरती को खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर जो साइंस थी उस पर एक लिमिटेशन होती फेथ की, कि हमने ये काम अगर हमारे पर्सनली बेनिफिट कर रहा है एक कंट्री को, लेकिन ये इतना बड़ा खतरा पैदा कर रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए। एक रिलीजियस आदमी जो है वो कॉन्शियस होता है। और बहुत से साइंटिस्ट जो हैं, चाहे वो अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे उनसे पहले जो थे अपने आइजैक न्यूटन थे,
उन्होंने जो पावर है ना एक संसार में, जिसको कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान, कोई राम कहता है, उनको डिनाई कभी नहीं किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टेटमेंट है भी, मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा और वहाँ की 12 किताबों को पकड़ बता सकता हूँ कि ये किताबें हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता। मतलब ये यूनिवर्स को उसने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि ये अनएक्सप्लेनेबल चीजें हैं कुछ। तो साइंस ने एक्सप्लोर करते रहना है और उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें भी साइंस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो धर्म का आइडिया है वही कि मटेरियल की पोजीशन रहनी चाहिए, इसको इंसानियत के ऊपर, फेथ के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। वही संसार ये मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा था क्योंकि आप लोग जो हल देखते हैं कि मान लो कि कोई भी घटना होती है उसका हल देखते हैं कि हमारे सिख रिवायत में क्या है, 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या हुआ। जैसे दिल्ली बॉर्डर पर जब धरना चल रहा था तो एक मॉब लिंचिंग हुई लखवीर सिंह की, तो उसको लेकर बड़े सवाल उठे। तो जो सिख इंटेलेक्चुअल्स थे या फिर जो पंथक पॉलिटिक्स थी उसने उसको जस्टिफाई किया, इस वजह से सवाल उठते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं कि अगर कल को ऐसी चीजें दोबारा होती हैं उसमें कोई आपका सिस्टम होगा उसके प्रोसेस के लिए, या फिर सीधा सौदा ही लगाया जाएगा? बताता हूँ, जो वायलेंस है, दो तरह की वायलेंस है। बेसिकली हम वायलेंस पे आके खड़े हो गए कि वायलेंस जस्टिफाइड है या नहीं है। स्टेट ने एक एस्टेब्लिश खड़ा कर दिया सिस्टम, और स्टेट की प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टेट किसी एक खास कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड हो जाती है, जैसे हमारे इंडिया में चल रहा है अभी। वहां पे जो मेजॉरिटी है उसको वायलेंस आप खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो करते हैं जब उनको मजा आता है। आपने देखा है जो जेनोसाइड्स होते हैं, बड़े बड़े दंगे फसाद होते हैं, उसमें वायलेंस होती है। लेकिन एक सिस्टम है जो सिस्टमेटिक वायलेंस ऑलरेडी चल रही है, जैसे जज है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, जो कोई भी जज है, वो किसी को फांसी की सजा सुनाता है, वायलेंस तो वो भी है। एक बंदे को पुलिस सम्मन भेजती है कि आप पेश हो, वो नहीं आता, पुलिस जाती है, गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल देती है, वो भी बंदा क्लेम कर सकता है कि मेरे ऊपर वायलेंस है, ये वो कर सकता है ना। लेकिन स्टेट की वायलेंस क्यों जस्टिफाइड है? क्योंकि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक ये जस्टिफाइड करा दी जाती है, वो स्टेट वायलेंस कर सकती है, राइट ऑफ वायलेंस स्टेट के पास है। अभी जो कम्युनिटी स्टेट हुड के लिए लड़ रही हो उसके पास कोई कोर्ट नहीं होगी, कोई जेल नहीं होगी, कोई जस्टिस सिस्टम नहीं खड़ा हो सकता। पैरेलल तो करने नहीं देंगे ये लोग। ऐसा तो नहीं है कि सिखों ने एक जेल बना ली और ये अलाउ करेंगे आप उसमें बंदे डाल दें। तो जो डायरेक्ट वायलेंस सामने आ जाती है वो रिजल्ट होती है सिस्टम के फेलियर का। अभी हमको लगता है एक बंदे का मर जाना बड़ी वायलेंस है, लगता है ना, लेकिन आप देखें कि करोड़ों लोगों का एक इष्ट है, बिलीफ है, गुरु को हम लिविंग गुरु मानते हैं, उस पे अटैक जो है, हमला है। अगर हम करोड़ों लोगों का सेंटीमेंट हर्ट करके, उसकी यही प्रॉब्लम आ गई मटेरियलिज्म की, हम लाइफ को इतनी देते हैं इंपॉर्टेंस, लेकिन जो फेथ है, जो बंदे को इंसान बनाता है, उसको इंपॉर्टेंस देनी छोड़ दी है। कोई बंदा आके बेअदबी कर जाए, कल को अगर आप लोगों का स्टेट आ गया तो भी इसी तरीके से उसे देखो, स्टेट आ गया, कोर्ट बन गए, लॉ बन गया, तो हम लॉ लेके आएंगे भी जो बेअदबी करेगा उसको फांसी की सजा है। फांसी की सजा होती है संसार में, अभी भी होती है ना। तो मतलब ऐसे 4 आदमी अगर किसी को कह दे, मान लो कि लखवीर वाले मामले में भी ग्रे एरिया बहुत बताया गया, उसके बाद जो निहंग ग्रुप था उसके ऊपर भी सवाल उठे, उनकी फोटो ये अभी होता क्या है ना, हाँ, जो कम्युनिटी, जब ये पहली घटना होती तो इस पे क्वेश्चन हो सकता था, ये हो रही है 20-25 साल से, 47 से शुरू हो गया। अभी मैं ये मानता हूं कि कुछ इंसिडेंट में कुछ गलत हो सकता है, जो मारने वाले उनके हाथों से भी हो सकता है, पर इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर स्टेट ने इसको पहले सीरियस लिया होता और इसको बंद करवाया होता, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जस्टिस है, स्ट्रॉन्ग लॉज बनते, तो फिर तो हम बोलते भी इतना बड़ा लॉ हमारे पास है, आप क्यों हाथ में ले रहे हैं सारा कुछ। अभी दो बेअदबी पिछले 1 हफ्ते में होगी इधर बड़ी, एक मुकेरिया में और एक इधर कथू नंगल अमृतसर साहब के पास, 2 बेअदबी होगी, बंदे पुलिस के पास हैं। ये कहा जाता है कि जो पंथक फोर्सेज हैं पंजाब में, वो तो एक हिसाब से पैरेलल स्टेट भी हैं, तो आप लोग क्या इसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकते कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये देखो, तो फिर उसके साथ ये सलूक किया गुरबानी हिस्टोरिकली ये है कि गुरु के ऊपर हमलावर को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, ठीक है। स्टेट हमें लॉ बनाने की अथॉरिटी दे दे, हम स्टेट मेक श्योर करे भी जो बंदा बेअदबी की कोशिश करेगा उसको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल, जहां डेथ सेंटेंस देंगे, हम बंदा स्टेट को दे दिया करेंगे। बंदे का कत्ल पहली बार शुरू हुआ है कि अभी रिसेंटली अमृतसर साहब में जो बड़ी घटना हुई थी, जो सिंगू बॉर्डर पे हुई थी, उससे पहले हजारों बार बेअदबी होगी। और लेफ्ट, पता है लेफ्ट की प्रॉब्लम क्या है?
लेफ्ट ये जो वायलेंस है, बेअदबी की वायलेंस है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि उनकी नजर में ये सब एक किताब है, ये बुक है, उनका जो आइडिया है सारा स्टेट की नजर में भी, और वो उसी तरह लेते हैं। और यही प्रॉब्लम है, हम सिस्टम क्यों खड़ा करना चाहते हैं? अगर आप हमारे फेथ को, हमारी सेक्रेडनेस है, उसको कौन डिफाइन करेगा? हम लोग करेंगे ना। आपके लिए कुछ सेक्रेड है एज ए कम्युनिटी, तो आप उसको डिफाइन करके लीगल सिस्टम में बाइंड करेंगे। हम वही चाहते हैं कि लीगल और स्टेट में, और ये थोड़ी होता है को गद्दी बैठना है, किसी राजगद्दी पे बैठ के हुक्म सुनाना है। स्टेट यही है कि हमारे जो कार्य हैं, जो हमारे काम हैं, उनके लिए हमें मोर्चों पे, धरनों पे ना बैठना पड़े। ये स्टेट अपने आप सब कुछ करना शुरू कर दे। अच्छा, पंजाब में खाली मतलब रिलीजन की बहुत बात होती है, आइडेंटिटी की बहुत बात होती है, लेकिन समाज में और खासकर पंजाब में भी बहुत सारी और भी आइडेंटिटीज होती हैं रिलीजन के नाम से हटके भी। कास्ट की आइडेंटिटी है या फिर क्लास है, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी हैं, मतलब मजदूर, किसान। फार्मिंग क्राइसिस पे इतना बड़ा धरना भी हुआ, तो आप फार्मिंग क्राइसिस को कैसे देखते हो पंजाब में? और अगर आपको मौका मिले इसको रिजोल्व करने का, तो आप कैसे रिजोल्व करोगे? आप, क्योंकि सरप्लस भी तो है, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन क्या होंगे? WTO के मॉडल पे शिफ्ट हो गया, क्या आप करोगे? नहीं, देखो, जो मॉडल होता है ना स्टेट का, कैसे डेवलप करना है, ये तो बड़े उन लोगों, इकोनॉमिक्स लोगों का काम होता है। ये नहीं होता कि एक लीडर जो है वो उसका भी आइडिया दे। बहुत से न्यू आइडिया, पोस्ट मॉडर्निटी का थॉट आ चुका है। मॉडर्निटी ने जो संसार में तबाही मचाई है, लोगों ने, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उन्होंने पोस्ट मॉडर्निटी का थॉट दे दिया कि इसको खत्म करना पड़ेगा। ब्रेकडाउन ऑफ नेशंस का भी थॉट आ चुका है। जो नेशंस हैं, जो अपने आप में, जिन्होंने डाइवर्सिटी को खत्म करके एक सिंगल आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की है, उसको भी क्रिटिसिज्म उसका भी आ गया। ईरान का भी होता है। ईरान का भी होता है। ईरान, देखो, ईरान की प्रॉब्लम पता क्या है? ईरान में पहले मॉडर्निटी बहुत ज्यादा आ गई, और जब मॉडर्निटी आती है और रिलीजन के साथ उसका क्लैश होता है, उस पे जो रिलीजियस आइडिया स्टैब्लिश होता है कई बार, और इस्लाम में ये है। इस्लाम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं चल सकती, सीधी सी बात है? वो उनका कल्चर है, हमारे यहाँ पे वो नहीं चल सकता कभी भी। सो उन्होंने, जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ है, उसके बाद एक नई प्रॉब्लम खड़ी होगी कि यहाँ वहाँ पे जो इंटरनल डाइवर्सिटी थी उसको रिस्पेक्ट नहीं किया गया, और ये हर इस्लामिक नेशन की प्रॉब्लम बन गई है। वहाँ पे मिनॉरिटी की दशा कुछ भी अच्छी नहीं है। वहां पे लोगों को लिविलेट किया जा रहा है। यही काम इंडिया में हो रहा है एज अ हिंदू नेशन। सो हमारा जो आइडिया ऑफ सिखी है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर संसार पे कोई आइडिया है कि आप अपने विरोधी के साथ भी बैठे रहें और उसकी रिस्पेक्ट भी करें। गुरु साहब ने मस्जिद बना के दी मुसलमानों को, मंदिर बना के दिए हिंदुओं को। महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिरों को सोना दिया, गुरुद्वारा को सोना दिया, जगीरें दी, सब क्यों दी? ठीक है, हमारा आइडिया नहीं है, हम नहीं पूजा कर सकते मूर्ति की, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई आपको या किसी और को जबरदस्ती मूर्ति पूजा से हटाए। मेरे को एक दलित एक्टिविस्ट मिले, तो उन्होंने कहा कि आप अमृतपाल भाई का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, भाई अमृतपाल से एक सवाल जरूर पूछना। उन्होंने कहा कि दीन के हेत लड़े, दीन के हित की बात आती है। ऐसे ही जो कॉमन लैंड्स हैं, गांव की जो शामलाट की जमीनें हैं, उन पे दलितों की पॉपुलेशन तो 35% है, तो वो तो हिस्सा सिर्फ 33% ही मांग रहे हैं। शामलाट, कॉमन लैंड वो नहीं मिलता, उसकी लड़ाई को आप कैसे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। और दलित क्वेश्चन को कैसे देखते हो? इस पहली बात तो जो दलित शब्द है ना, मैं इससे एग्री नहीं करता। जब गुरु साहब ने अमृत छिकाने की बात की, उन्होंने सब ब्राह्मण से लेके सब जातों वर्णों को सदा दिया, आओ। कुछ लोग थे, वो बोले कि हम इन नीच लोगों के साथ, जाटों को भी नीच बोलते थे वो, जटों को, जाटों को, सबको नीच ही बोलते। शूद्र हमारे तो चंडाल में रखते हैं, चंडाल और शूद्र बोलते हैं। शूद्र तो फिर भी एक कैटेगरी, चंडाल कैटेगरी से बाहर कर दिया, जाटों को तो कैटेगरी से बाहर रखा हुआ है। उन्होंने बोला हम नीच लोगों के साथ अमृत नहीं छिकाएंगे। गुरु साहब ने क्या आगे से किया? उन्होंने बोला इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही। गुरु साहब ने कहा हम राज इनको देंगे फिर, अगर ये खत्म कर दी जात पात। जात पात कब पैदा हुई? जब हमारे हाथ में पावर नहीं रही। सो पंजाब में अगर जात पाती मसला बनता है, वैसे तो आप आए हो, आपको एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे बहुत कम है, प्रोपेगेंडा बहुत होता है, बहुत कम है वैसे। लेकिन अलग अलग गुरुद्वारे भी तो नहीं, गुरुद्वारे पता कैसे बने? ये गुरुद्वारे हम यहाँ पे बैठे हैं, ये गुरुद्वारा संधुओं का गुरुद्वारा। ये हिस्टोरिकली हुआ क्या? आपके जठेरे है ना वहां पे, उधर जठेरे जब सिक्खी का प्रचार हुआ तो गुरुद्वारे बन गए। गुरुद्वारे जब बन गए तो एक गांव में लॉजिस्टिक के तौर पे भी गुरुद्वारे हैं, अलग अलग मोहल्ले बने हुए हैं, और उनकी घर की औरतों को पास के गुरुद्वारे में ही जाना होता है। अब पूरे पंजाब में ज्यादातर जो ग्रंथी सिंह हैं गुरुद्वारों में,
वो सो कॉल्ड दलित कम्युनिटी से आते हैं। हमारे यहाँ पे कोई हमारे, मुझे तो ये भी नहीं पता अभी हमारे जत्थे में कितने लोग कौन सी जाते हैं, हम पूछते नहीं, ये बात, ये पूछना हमारा धर्म ही नहीं है। हम ये बात बोलते हैं कि जो जात पाती मसला है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टेट ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। जब किसी चीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है वो चीज खत्म नहीं होती। जो सिक्खी है, सिक्खी इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। सिक्खी जब अमृत छकते हैं वो बोलते हैं जात नाश कुल नाश वंश नाश, सबके पिता गुरु गोबिंद सिंह है, सबकी माता माता साहब कौर है, और कोई बंदा ये दावा नहीं कर सकता, चाहे वो जाट हो चाहे कोई ब्राह्मण हो, कोई कि मैं दूसरे से ऊंचा हूँ। आइडेंटिटीज रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है भी अपनी आप जो किसी की कबीला आइडेंटिटी है जाटों की या राजपूतों की वो खत्म करके तुरे फिरे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो जो आपने लैंड की बात की है, इसमें दो तरीके की प्रॉब्लम आती है। लैंड जो है, जो शामलाट की जमीनें हैं, वो एक एसेट है गांव का। आप उसको पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो जाटों के पास थोड़ी है। नहीं, उसपे जैसे बोली लगती है ना हर बार, तो उसपे ये कहा जाता है कि 35% दलितों को मिलनी चाहिए, दलितों को नहीं मिलती ना, वो उसके लैंड स्ट्रगल है मालवा में। माझे में वो स्ट्रगल नहीं है, लेकिन मालवा होनी चाहिए। देखो, अगर ठेके पे लेने की बात है तो वो, अगर किसान कोई भी बन सकता है, खेती बाड़ी अगर करना चाहता है कोई, उसकी जमीन बेसिकली गांव के साथ तो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल होगी। सो अगर उसमें कोई भी आके बोली लगाना चाहे तो हम उसके साथ, ये इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई खेती बाड़ी करना चाहता है तो हिस्टोरिकली खेती बाड़ी का तजर्बा कुछ जाटों के पास है, जट्टों के पास है ना, वो खेती बाड़ी करते आए हैं। और जब दूसरे लोग भी करना चाहेंगे तो उनको, यहाँ पे जमीनें हैं हमारे इलाके में दलितों के पास, क्योंकि दलित लैंडलेस लेबरर भी हैं खेतों में, तो खेती और मजदूर भी हैं, तो उनको खेती करनी आती है, ऐसी बात नहीं। हाँ, नहीं आती भी है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, आज का सिचुएशन ये हो गई है कि जाटों को खेती करनी आ नहीं रही। मॉडर्न जो जाट लड़के हैं उनके पास, वो बाहर चले गए या इधर, तो ये कोई कॉन्फ्लिक्ट का मसला नहीं है, वो खेती बाड़ी उनको कर लेनी चाहिए। मेरे को ये देखो, सवाल तब आते हैं जब डिस्क्रिमिनेशन हो किसी किस्म। मेरे मन में है ही नहीं ऐसी चीज। मेरे मन में है कि कोई भी ओहदा किसी को भी दे दो, इसमें जात का, हाँ सिखों के गुरुद्वारे जो हैं इसमें सिख होना चाहिए, किस जात का उसका मसला नहीं है। किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में सिख होना चाहिए, दूसरे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, वो किसी भी जात का हो, उसका कोई मसला नहीं है। एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे, भगत सिंह को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। आप आपका जिसको गुरु बताया जाता है वो प्रभ शरणवीर बताया जाता है कि प्रभ शरणवीर होर के साथ आपकी ट्रेनिंग रही है एक लंबी, क्लब हाउसेज वगैरह में उनको आप सुनते रहे, तो वो एक्सक्लूसिविटी के सिद्धांत पर खड़े हैं। और भगत सिंह और लेफ्ट जितना भी इस आइडिया को नकारते हैं, भगत सिंह के बारे में क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि वो भी पंजाबी नेशनलिटी की बात कर रहे हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद तो उन्होंने भी नारा दिया। नहीं, देखो, भगत सिंह और मेरे को गुरु का मुझे नहीं पता। देखो, हमारी एक अच्छी दोस्ती है, वो अच्छे स्कॉलर हैं हमारे जो पंथ के, उस तरह बहुत स्कॉलर्स हैं। कोई किसी को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। यहाँ पे आपके साथ में बैठा हूँ, मैंने कुछ आपसे पूछा है, कौन से सवाल करेंगे आप? कोई ट्रेनिंग किसी को तैयार नहीं कर सकती। भगत सिंह के मसले पे मैं एक दोबारा बोलता हूँ, भगत सिंह ने जो कुर्बानी की है, जो रिबेलियनस है, जो बगावत है, उसमें पंजाब के सुर हैं। वो पंजाबियत, पंजाब के सिखों को रिप्रेजेंट कर सकती है। प्रॉब्लम उसके आइडिया के साथ है। भगत सिंह ने लेख लिखे जिसमें उसने पंजाबी बोली का विरोध किया। तो एक लेख हो सकता है, एक लेख। और दूसरी देखें, अभी ये तो कम्युनिस्टों ने डिवाइड खड़ा किया है, उसके नाम पर मैं नास्तिक हूँ किताबें जैसे लिखी गई, और वो किताब मेरे ख्याल से इंग्लिश की एक किताब की इन कॉपी है, जिसने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक आइडिया दिया ना, रैशनल आइडिया, वो किताब की सेम कॉपी, और उसका मुझे नाम नहीं याद, मैं बता दूंगा आपको। उस किताब की सेम कॉपी लिख दी, मैं नास्तिक क्यों हूँ, हैं, और वो प्रचार की गई। अगर कम्युनिस्टों ने भगत सिंह को सिक्खी के खिलाफ इस्तेमाल ना किया होता आइडल बना के, ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा ना होता। पहले नहीं था ये कॉन्फ्लिक्ट। अभी क्या हुआ, जब इन्होंने उसको सिंबल बना के, आइडल बना के सिख शहीदों के खिलाफ खड़ा किया भगत सिंह को, हैं, रिसर्च हुई, रिसर्च में डॉक्यूमेंट्स बाहर आए, और उसमें ये आइडिया बाहर आया कि भगत सिंह रेवोल्यूशनरी था, पर उसके पास आइडिया ऑफ डिवर्सिटी नहीं था। बिल्कुल डिवर्सिटी का आइडिया क्या होता है? डिवर्सिटी का आइडिया, मैं बोलता हूं, अगर एक गांव का दूसरे गांव से डिवर्सिफिकेशन है किसी भी, तो क्यों दोनों को असिमिलेट किया जाएगा? आप मेरे से एक लैंग्वेज वाले मसले पे हो सकता है। दूसरा, उनको टारगेट भी किया गया कि उनके परिवार आर्य समाजी था। बैकग्राउंड तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है। तो बैकग्राउंड आर्य समाजी, जो आर्य समाजी सिस्टम है ना, वो आर्य समाजी सिस्टम ऐसा है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम अब गुरु नानक देव जी की से बात करें तो वो गुरु को नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखो,
एक इंसान और गुरु का कंपैरिजन पता क्यों नहीं हो सकता? हम्म, गुरु ज्ञान का मुताज नहीं है, हम्म। गुरु अकाल पुरख का रूप मैं है। उनके परिवार के बारे में कह रहा था कि वो परिवार हिंदू देखो, खत्तरी से थे, तो उनको हिंदू, अब सिक्खी को वो हिंदू कहने आइडिया लग जाएं तो वो मुझे आइडिया गलत ऑफ लगता है। जो आइडिया है ना गुरुमुखी का विरोध करने का, हाँ, वन नेशन की थ्योरी का, हाँ। ये आइडिया आर्य समाजों ने बहुत बड़े पद्धर पे यहाँ पे फैलाया। तो अब मैं कुछ काम करता हूँ, मेरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक की जाएगी ना, किसको किसने इंस्पायर किया। अगर फर्ज करो मेरे परिवार में से कोई बंदा रिलीजियस निकले तो वो आएगा लाजिम भी इससे इंस्पायर हुआ होगा। भगत सिंह बेशक किसी से, मैं ये बात अभी भी बोलता हूँ, भगत सिंह के खिलाफ टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए उसको, क्योंकि हरियाणा में बड़ा डिवाइड हुआ उसके नहीं बाद। नहीं उसको बुरा नहीं बोलना चाहिए। आप डिसएग्री करते हैं, डिसएग्री करते रहे, एक रैशनल बात करनी है, एक आइडिया देना है कि देखें वी रिस्पेक्ट कि उसने जो कुछ किया है, बट उसको हम अपना आइडियल नहीं बना सकते। ये हमारा राइट होना चाहिए ना, आप किसी को आइडियल बनाए या ना बनाए, ये इस पे खड़ा होना चाहिए मसला। सो ये प्रॉब्लम लेफ्ट ने खड़ी की है, सिखों ने नहीं की। सिखों ने भगत सिंह को बहुत लंबा समय एक्सेप्ट ही किया है, लेकिन लेफ्ट ने भगत सिंह को इस्तेमाल करके जो सिखी का विरोध किया है और वहां पे आइडियलिज्म की बात की है, उसमें से ये सारा थॉट बाहर आया। सो अभी भी मैं देखो, हरियाणा के लोग भी सुनेंगे इस बात को, उनको भी मैं कहता हूँ जरूरी नहीं जो हमारे आइडल्स हैं वो आपके भी आइडल हों, फर्क हो सकता है। फर्क इस बात का होना चाहिए कि भगत सिंह कोई सीक्रेट एंटिटी नहीं है, हैं कोई ऐसी सीक्रेट एंटिटी नहीं है भी जिसको हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते भी ये क्या किया। हाँ, एक लैंग्वेज की मर्यादा हमेशा कायम रखनी चाहिए। जो बात बोलते हैं उसने वायलेंस की है, मैं उस बात से बिल्कुल, मुझे उसमें पूरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वायलेंस, राइट ऑफ वायलेंस जो है वो, अगर स्टेट कोई रास्ता नहीं छोड़ेगी तो क्या करेंगे आप लोग? सो मेरा वो कंसर्न नहीं है कि उसने बंदे मार दिए, उसने ये कर दिया, पर मेरा कंसर्न तब आता है कि जब भगत सिंह की वायलेंस जस्टिफाइड है और जो सिख मूवमेंट में वायलेंस हुई है वो जस्टिफाइड नहीं है। ये दोगलापन है ना, इस पे बात आगे खड़ी हो जाती है। भगत सिंह सैंडर्स को मारे, वो ठीक है, वो रेवोल्यूशन है। सिख किसी पापी को मारे जिसने बहुत लोगों को कत्लेआम किया है, तो सिख ईवल हो गए, अतवादी हो गए। ये बात कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करती है, और ये कॉन्फ्लिक्ट तब खड़ा होता है जब आप जो रेवोल्यूशनरी हैं पुराने समय से चले आ रहे हैं। और वैसे तो जो करतार सिंह सराभा है वो टोटली रिलीजन आइडेंटिटी है, और जो कम्युनिस्टों ने प्रॉब्लम पता क्या खड़ी की है, उसके नाम पे झूठा लिटरेचर छापा है। उसने जो धर्म की बात की उसको कट करके कविताएं आदि कर दी, वो सामने आई सारा कुछ। सो अब भगत सिंह के खिलाफ जो नैरेटिव खड़ा हुआ पंजाब में, और बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, ऑलमोस्ट सब सिखों ने इस बात को सपोर्ट किया, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्टिस्ट को जाती है, कामरेडों को जाती है, क्योंकि इन्होंने अपने इवल इंटेंशन पूरे करने के लिए भगत सिंह की बरतों की, दुर्बरतों की मैं बोलूँ। एक आप नेशनलिटी मूवमेंट की बात करो, देश में और भी नेशनलिटी मूवमेंट चल रही हैं, तो उनके साथ कैसे तालमेल करोगे? जैसे कश्मीरियत की है या दूसरी, उनके साथ भी कोई कोऑर्डिनेशन रखोगे आप, या फिर नहीं? हम लोग देखें, ये जैसे दो स्ट्रगल करने वाले लोग, उनमें एक रिश्ता बन जाता है। वो रिश्ता हमारा सबसे है, चाहे मराठे अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हो, चाहे तमिल लड़ रहे हो, चाहे नागालैंड की स्टेट्स हो, नॉर्थ ईस्ट की, चाहे कश्मीर है, चाहे कोई भी है। हम ये कहते हैं कि आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी शुड नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड, इसकी बात होनी चाहिए। हम यहाँ पे धरती पे रहने आए हैं, और धरती पे रहने का अधिकार सबको है। किसी को अधिकार नहीं है कि वो किसी की आइडेंटिटी को खत्म करके अपने में सिमुलेट करे या एलिमिनेट कर दे किसी को। इन लोगों के साथ हम बैठेंगे भी, इन लोगों की स्ट्रगल को सपोर्ट भी करेंगे, और ये भी कहेंगे इंडियन स्टेट को कि स्टेट सेक्रेड आइडेंटिटी नहीं होती कभी। इवन कल को खालिस्तान बनता है, वो भी सेक्रेड आइडेंटिटी नहीं है। खालिस्तान बन के अगर हम किसी की आइडेंटिटी को खत्म करने तुरेंगे, उसके खिलाफ भी स्ट्रगल होगी, और सिखी उस स्ट्रगल को भी सपोर्ट करेगी, चाहे वो सिख राजी है। तो ये पंजाबियत नेशनलिटी आगे रहेगी या सिख नेशनलिटी आगे रहेगी? जो आपकी नेशनलिटी नहीं, पंजाब में तो एक नारा है, पंजाब वसदा गुरां दे नां ते। गुरु साहब को सब लोग मानते हैं, और ये हिस्टोरिकली बाकी धर्मों के जो पीर पैगंबर है वो बाहर हुए हैं, पंजाब में गुरु ने अवतार लिया है। और पंजाब के लोग सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, आप गुरुद्वारे जाते हैं सब लोग, हरियाणा के भी लोग जाते हैं। सो उनको खालसे राज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। खालसे राज में महाराजा रणजीत सिंह का राज था, सारा प्रबंध दीवान मोहकम चंद के हाथ में। दीवान मोहकम चंद हिंदू है, लेकिन उस टाइम पे भी तो दिक्कत थी, अहमद खां खरड़ थे और जो कबीलाई थे वो देखें, और मुसलमान जड़ा माखे खां था जो फौजी जनरल थे मुसलमान, अभी उनके पठानों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो गए
अब पठान और पंजाबी मुसलमान एक नहीं हो सकते कभी, उनके में जो कल्चरल डिफरेंसेस है। अब पठान जो है अफगानिस्तान का, तो पंजाबी मुसलमान को सिख कहता है, ये उनके एक रवायत है, अभी ये कभी मुसलमान नहीं हो सकते प्रॉपरली। पंजाबी मुसलमान को उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि उनका है कि जो कल्चर अरब की तरफ चला जाता है ना, वही उर्दू का आना, अरबी के साथ मिलती हुई लैंग्वेज का, वो उस लिपि का आना, ये सारा उसमें से निकला हुआ चीज़ है। सो ये जो है हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि खालसे राज से पंजाब के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। ये फियर साइकोसिस खड़ा किया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह का राज था, उसने डाइवर्सिटी को इतना सेलिब्रेट किया कि जब उसका राज गया तो हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, और उसको बुलाया भी हिंदुओं ने, मुसलमानों ने था, लाहौर पे कब्जा करने के लिए, राज करने के लिए जो चिट्ठियां लिखी हैं वो हिंदुओं मुसलमानों ने लिखी हैं। उनको ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन हिंदू मुसलमान लोगों की थी, और पूरे महापंजाब में सिखों की पॉपुलेशन थी 7% तब जब राज था। और 7% का राज क्यों एक्सेप्ट किया? उन्होंने इसलिए किया कि जो राज है वो धर्म के अधीन है। अभी हर धर्म एक जैसा तो नहीं होता, हर धर्म ये नहीं, सिक्खी बिल्कुल ये नहीं कहती। सिक्खी ने बकायदा मुसलमान को इंस्ट्रक्शंस दिए कि अच्छा मुसलमान तुम्हें कैसे बनना है, गुरबाणी में हिंदू को बोला है, मुसलमान को बोला है, क्रिटिसाइज भी किया है जब वो गलत काम पे। और सिक्खी वे महाराज जब गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया, दिल्ली में कुर्बानी दी है, और वो जनेऊ की खातिर कुर्बानी है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने जनेऊ पहनने से इनकार किया था। और गुरु सेम ही है, पहले जामे में, पहले शरीरक जामे में जनेऊ पहनने से इनकार किया, 9वें जामे में जनेऊ को बचाने के लिए कुर्बानी की, अपने लिए नहीं, हिंदुओं के लिए। सो ये दुनिया में ऐसी एग्जांपल्स नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि देखो एक साइंटिफिक थ्योरी है, वो बोलते हैं अभी पौधों को फल क्यों लगता है, और किसी ने पूछा, वो बताते हैं कि पौधों को जो फल है ना, इस पे पौधे की एक निजी मंशा है, मेरा फल खाएंगे पंछी, दूर दूर तक मेरी नस्ल पैदा हो जाएगी, फल खा के जहाँ पे जाके वो बीज गिरेगा, और ये भी एक इंटेंशन की वजह से फल लग रहा है। इंसान में ये बहुत प्रबल है, जैसे मुसलमानों में होता है भी दुनिया में जिहाद हो जाए, सारी दुनिया मुसलमान बन जाए। हिंदुओं में जो मौजूदा चल रहा है हुकूमत में, इसमें यह कि दुनिया में वो कहते हैं सिख हिंदू हैं, मुसलमान भी हिंदू हैं, सब है ही हिंदू, अखंड भारत है। तो बोलते संसार में जो वाटिकन सिटी, उसको वाटिका सिटी बना देंगे, है ना। तो ऐसे आइडिया पे दूसरे को, मुसलमान तो कहते हैं भी दूसरे को फर्ज करो कि ये बंदा जब तक मुस्लिम नहीं बनता जन्नत में नहीं जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा, है ना, प्लानिटिंग है, और ये इसको बनना पड़ेगा, चाहे वो प्रेम से बोले, चाहे वो जब उनके पास स्टेट आ जाए तो उसको ऐसा माहौल खड़ा कर दें। और दूसरे इधर स्वीकार ही नहीं किया जाता भी दूसरा है कोई, ये आइडेंटिटी को मान ही नहीं रहे। केसाधारी सिखों को केसाधारी हिंदू बोलेंगे, है ना। सिक्खी में ऐसा है कि सिक्खी ने आज तक दावा नहीं किया भी मुसलमान हमारे में से निकले, हिंदुओं को मूर्ति पूजा छोड़ के इधर आ जाना चाहिए। हम अपने पे तो कानून लागू कर सकते हैं ना, हमारा रिलीजियस आइडिया है वो कितना भी एक्सट्रीम हो, आप सोचें हमारा डिसिप्लिन कितना भी एक्सट्रीम हो, हम पे ही लागू हो रहा है ना। हम ये तो नहीं हिंदुओं को कह रहे तो आप केस ना कत्ल करवाएं, लेकिन मेरा राइट है कि मैं सिखों को, नौजवानों को बोलूंगा आप केस कत्ल नहीं कराओ। मेरा राइट है कि सिखों को बोलूँ आप तंबाकू, ये चीजें, तंबाकू तो सबके लिए बुरा है, हिंदू हो मुसलमान हो, शराब सबके लिए बुरी है, नशा सबके लिए बुरा। अभी जब हम नशे की बात करते हैं तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ, मैं सबको बोल सकता हूँ इस हिंदू लड़के भी नशा छोड़ें, मुसलमान भी छोड़ें, सिख भी छोड़ें, पर मैं ये सबको नहीं बोल सकता कि हिंदू लड़के भी केस रखें और अमृत छकें, मुसलमान भी केस रखें अमृत छकें, क्योंकि अगर उन्होंने छकना है तो वो तो उनकी मर्जी है। ये आइडिया मैं सब पे लागू नहीं कर सकता। सो जो बेसिकली जो आइडिया जिस पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि चीजों को, स्टेट के पास पावर है क्रिमिनलाइज कर देने की, थॉट को क्रिमिनलाइज कर दो और उस पर फियर साइकोसिस खड़ा कर दो, और उसके बाद एक ग्राउंड तैयार करो जिसपे वायलेंस हो सके स्टेट की तरफ से। ये सारा कुछ किया जा रहा है, मुझे भी पता है, मैं ऐसे अनजान नहीं हूँ कि क्या किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, क्या माहौल है, लेकिन मेरे हाथ में है क्या। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, जहाँ तो जो स्लो डेथ पंजाब की हो रही है मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ, पंजाब हरियाणा जो भी ये हमारी कल्चर डाइवर्सिटी है इसको खत्म किया जा रहा है उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ, वन नेशन वन लैंग्वेज वन रिलीजन की थ्योरी पे आके खड़ा हो जाऊँ और खुद की जान बचा लूँ और ये जो लोगों की जान बचा लूँ। जहाँ मेरे पास दूसरा रास्ता है कि मैं सच बोलता हूँ जब तक मुझे बोलने दिया जा रहा है। मेरे खुद के सवाल तो खत्म हो गए हैं, बात भी खत्म करने लगे, लेकिन दो सवाल खासकर बोलेंगे। एक तो फेमिनिस्ट कुछ स्कॉलर्स थी, उन्होंने उठाया कि जो अमृतपाल भाई का जो नजरिया है फेमिनिस्टों के प्रति वो गलत है, और आपके हिसाब से फेमिनिज्म क्या है, वो उस आइडिया को समझना चाहती थी। और एक किसानी आंदोलन के बारे में आपकी क्या समझ बनी, ये आंदोलन जीता तो कैसे हुआ और कैसे जीता गया, इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन और उसका आगे फ्यूचर क्या देखते हो?
देखो जो आइडिया ऑफ फेमिनिज्म है, हम्म। इसको हमें समझने के लिए जाना पड़ेगा ये पैदा कहाँ पे हुआ। हम्म। जब ब्लैक्स को वोट्स देने का राइट आया ना, हम्म। बात चली, हम्म। जो वाइट फीमेल्स थी उनके पास वोट का अधिकार नहीं था। हम्म। उन्होंने आइडिया दिया भी तुम इनको वोट दे रहे हो, डिस्क्रिमिनेट करके बोला वाइट फीमेल्स ने कि इन लोगों को तुमने वोट दे दिया, हमें नहीं दिया। इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री को लेबरर चाहिए थे, उन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए, औरतों को घर से निकालने के लिए, जब पहली सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट हुई, औरतें नहीं थी हैं, औरतों को स्पेशली प्रोजेक्ट किया बड़े पदर पे, सिगरेट पीने का राइट है उनको, हैं। सो आइडिया ऑफ फेमिनिज्म के पीछे जो बैकग्राउंड है वो जाने बिना फेमिनिज्म को समझ कई रेडिकल मूवमेंट भी रहे हैं नहीं, औरतों के अपने अधिकारों के लिए। नहीं वो तो देखो अगर हमारे पास कुछ ना हो, मैं पता क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि फेमिनिज्म एलिफेंट इन द रूम है, इसके पीछे एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी काम कर रही है लेफ्ट की। हम इसको ऐसे ही अपने घर पे नहीं लेके आ सकते। हमारी प्रॉब्लम जो औरतों के साथ कुछ है वो बड़ी डिफरेंट है, उसका सोल्यूशन डिफरेंट है। सिक्खी ने दिया हुआ है, सिक्खी ने जेंडर रोल्स को डिफाइन कर दिया। डेफिनेशन का अर्थ क्या है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। गुरु साहब क्या बोले, सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान। जे राजे को ये अहंकार है कि औरत अच्छी नहीं है तो वो कहाँ से पैदा हुआ है। भगत कबीर जी पूछते तुम कहाँ से पैदा हुए बताओ मुझे, औरत को डिस्क्रिमिनेट करते हो। सो लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो औरत और मर्द को सेपरेटली हैंडल करनी चाहिए। कुछ में बायोलॉजिकली वो अच्छे हैं, कुछ में अगर बंदा औरत के काम करने चल पड़े वो सोसाइटी को डिस्टर्ब कर देगा पूरी तरह से, हैं। बंदे में एक एक्सट्रीम लेवल की परफेक्शन है, एक पॉइंट तक बंदे में और औरत में फर्क है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, वो कंटिन्यू उस काम को नहीं कर सकता। जहां भी एग्जांपल सिरजी है, बंदे ने सिर्ज दी है, जंग लड़ी है, बहुत कुछ, लेकिन लंबे समय तक किसी चीज को लेके चलना औरत के हाथ में है। सो हम चाहते हैं कि वेस्ट के पीछे, वेस्ट ने अभी फैमिली स्ट्रक्चर खत्म कर दिए, मैरिज खत्म कर दी, सारा कुछ कर दिया, वहां पे डिप्रेशन नहीं आया। कौन सा सोल्यूशन मिला औरतों को? फेमिनिज्म आए को 100 साल हो गया अभी। पर सारी फेमिनिस्ट परिवार नहीं तोड़ती नहीं सारी फेमिनिस्ट नहीं, देखो हम उसे फेमिनिज्म टर्म क्यों लेके आनी है, हमने फेमिनिज्म टर्म आधारी क्यों लेके आनी है, क्योंकि सारी नहीं तोड़ती होंगी, लेकिन फेमिनिज्म की जब थ्योरी आती है तो अगर अबॉर्शन की बात आती है, अबॉर्शन की बात आती है, हमारे तो यहाँ पे बेटी मारने वाले को सिखों में हराम कहते हैं, जो बेटी का कत्ल करता है कोख से निकाल कर, तो बेटी को अगर है तो बेटी को भी क्यों करना है। हम अडल्ट्री के अपोज में खड़े हैं कि अननेसेसरी अडल्ट्री करनी क्यों है, इसमें क्या पड़ा हुआ है। काम क्रोध को हम कहते हैं ना, काम क्रोध काया को गाड़े ज्यों कंचन सुहागा टाड़े। सो फेमिनिज्म में अगर आप पिक एंड चूज कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन होता नहीं है ऐसा। हर फेमिनिस्ट पे एक प्रेशर होता है कि आप रिलीजन के खिलाफ खड़े होना है, आपको जब मूवमेंट चलती है आपको वायलेंस के खिलाफ खड़े होना है। अब वायलेंस जस्टिफाइड होगा तो आप कैसे खड़े हो जाएंगे वायलेंस के खिलाफ, अगर किसी को वायलेंस जस्टिफाइड है। यही प्रॉब्लम है जो फेमिनिज्म का आइडिया चल रहा है। यहाँ पे भी जो फेमिनिस्ट आप देखेंगे ना, वो स्वर्ण जाति की फेमिनिस्ट खड़ी हैं सब, और उन्होंने क्या किया है, दलित स्त्री को दलित मर्द के खिलाफ खड़ा कर दिया। अगर दो लोग नहीं मिलेंगे, सिख औरत और सिख बंदा मिलकर कोई काम नहीं करेंगे तो वो आजाद कैसे होंगे उस स्ट्रक्चर। और मेरी प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है अभी हमारे पास, मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी स्पेस बनाने के लिए, और मैं किसी औरत को कैसे राइट दिलवा दूंगा अभी। तो वही तो ना, अगर औरतें मिलकर मेरे साथ लड़ेंगी, लड़कियां लड़के मिलकर, हम पॉलिटिकल सिस्टम जो भी सिस्टम है संसार में उसके खिलाफ लड़ेंगे, तो उसके बाद कोई ढांचा स्टैब्लिश हो पाएगा। फेमिनिज्म ने क्या किया है कि जो अननेसेसरी वॉर है वो शुरू कर दी है औरत और बंदे के बीच में, और औरत और बंदा अगर डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे, इसमें कैपिटलिज्म का फायदा है, इसमें जो मौजूदा हुकूमत है जो एस्टैब्लिश्ड है, एस्टैब्लिश हुकूमत को देखो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फायदा होता है। आपके घर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, दुश्मन को फायदा है उसका। आपके कितने भी नेसेसिटी हो कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने के लिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। सो अगर फेमिनिस्टों को मेरी ये अपील है, और जब मैंने ये किया था तब आपको मैं बताता हूँ क्यों हुआ था उनके साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट। दिल्ली में एक सिख लड़की का रेप हुआ, आपको मालूम है कितना बड़ा इशू बना। उसकी सपोर्ट करने की बजाय इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने बोला पंजाब में नहीं होता ये सब कुछ। मतलब सिख कम्युनिटी को टारगेट करने की इंतहा ये हो गई। अब दलित लड़की का रेप होता है तो हम लोग बोलते हैं दलित लड़की का रेप हुआ, हम आइडेंटिटी छुपाते हैं, नहीं छुपाते, नहीं छुपानी चाहिए। क्यों छुपानी आइडेंटिटी? सिख का हुआ था, क्यों छुपानी आइडेंटिटी? और इन्होंने बोला कि ये होता पंजाब में भी होता है, पंजाब में होता होगा, इसका अर्थ ये है कि जो अगर सिखों की आप नाम लेना बंद कर दें उसमें,
सो प्रॉब्लम ये है कि जब सिखों की बात आती है तो आइडेंटिटी सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है, जब दूसरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करनी होती है तो वो बाहर लेते हैं उसको। सो ये कॉन्फ्लिक्ट इनके साथ है कि सिखों के साथ अगर आपकी प्रॉब्लम है तो दुनिया में कोई आइडिया दिखा दे, चाहे वेस्टर्न है चाहे लिबरल है, औरत को वोट का राइट कब मिला है? उससे पहले श्रोमणी कमेटी जो है इसमें औरत को वोट का राइट मिला सबसे पहले एशिया में है। गुरु साहब ने औरतों को शब्द कर दिए, ये शस्त्र मैंने पहना हुआ है औरत भी रख सकती है, ये दस्तार मैंने पहनी हुई है औरत भी पहन सकती है। गुरु साहब ने सिंह और कौर का फलसफा दिया है, लड़की अपने बाप का इस्तेमाल नहीं करेगी नाम, ना लड़का अपने पति का करेगी शादी के बाद, कौर का नाम ही रहेगा उसका। तो ये आइडिया जितने रेवोल्यूशनरी थे, इनको सेलिब्रेट करने के बजाय फेमिनिज्म ने क्या किया, सिक्खी को जी ये कर दिया, सिखों ने ये कर दिया, वो कर दिया। सो प्रॉब्लम है, इनको मैंने डिस्कशन के लिए बुलाया था, मैंने कोई क्राइम तो किया नहीं, मैंने बोला डिस्कशन करें, क्योंकि इनके जो सेल्फ हेट है अंदर, और फेमिनिज्म ने वहां पे हुआ भी ऐसा, जो वाइट कल्चर था ना उसमें औरत की दशा थी कि औरतों के अंदर एक नफरत पैदा होगी मर्दों के प्रति, वो दशा यहाँ पे नहीं थी सिखों पंजाब में खास करके। उसको कॉपी पेस्ट के, जैसे लेफ्ट का आइडिया कॉपी पेस्ट, अभी आप डिनाई करेंगे कि लेफ्ट और फेमिनिज्म का एक अलायंस नहीं कर सकते डिनाई। पर मार्केट ड्रिवन फेमिनिज्म भी तो बहुत है अब तो लेफ्ट, प्योर लेफ्ट ढूंढना फेमिनिज्म में भी बड़ी मुश्किल सी चीज हो रखी है। और वो तो एक आ जाता है ना, आगे जाके चलते चलते धाराएं अलग हो जाती हैं, को अपने सिस्टम में। मैं ये कहता हूँ कि देखो हर धरती की एक यूनिक प्रॉब्लम है। बस एक आखिरी जो था वो किसानी के ऊपर, और आप थोड़ा बस कर दें उसके बाद खत्म किसानी। देखो जो किसानी को जो कैपिटलिज्म के चुंगल से निकालना जरूरी है, लेकिन उसको नॉन कमर्शियल तो बनाया नहीं जा सकता। आखिर वो कमर्शियल ही रहेगा। किसानों ने फसल पैदा करनी, अपने खाने के लिए तो नहीं करेंगे, सिर्फ बेचेंगे उसको। एक तो डाइवर्सिटी जो कैपिटलिज्म का जो लगाम है इस पे जो स्टोर कर लेना, बाद में मार्केट में उसका नकली किल्लत पैदा करके बेचना, इसके खिलाफ जो हुआ है आंदोलन की सबसे बड़ी प्राप्ति ये रही है कि लोगों ने एक साथ मिलकर आंदोलन लड़ा है, और सिखों ने उसमें आंदोलन में बहुत बड़े पद पे लीड किया हुआ है। पंजाब से जाने की बात हो, जहाँ वहां पे निहंग सिंहों का होना हो। लेकिन इसमें एक कमी ये रही है कि लीडरशिप ने, जो लेफ्ट का जो आइडिया था, उसने इसको किसी भी लोकल प्रॉब्लम को एड्रेस करने नहीं दिया। किसानी देखें, किसान जो हैं उनका एक रिलीजन भी है, फेथ भी है, उनके साथ इनजस्टिस भी हुआ बहुत लेवल। जैसे उग्राहा साहब ने, जो नक्सली स्कॉलर थे, जो नक्सलाइट को फेवर में लिखते थे, जहां हमारा उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सीधी बात बोलता हूँ, लेकिन उनकी पोस्टर पकड़े, सिख बंदी सिंहों के पोस्टर नहीं पकड़े, सिखों के नारों को बैन करने की बात की, सिखों के निशान साहब को बैन करने की स्टेज पे बात हुई। सो वहां पे एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप बताएं, 3 लॉ बिल बने, लेकिन जितना बड़ा वहां पे प्लेटफॉर्म था, वहां पे बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते थे। किसानी को लेकर आइडिया तो कम से कम पुश हो ही सकता है। मतलब आप कुछ ना भी अचीव करें, डिस्कशन तो शुरू कर लें कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने नुकसान क्या किया है, क्यों पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान की, यूपी की बेल्ट है, इसको आपने एक जैसे ना इसको सोखने का जमीन बना लिया कि यहाँ के रिसोर्सेज खत्म कर दें और पूरे दुनिया का पेट भरें। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों डिवर्सिफिकेशन नहीं की जा रही? एमएसपी पे बात चली नहीं। सो ये है कि मोर्चा जीता गया सिर्फ पब्लिक सपोर्ट पे, सिर्फ पब्लिक सपोर्ट पे। लीडरशिप का इसमें बहुत कम रोल था है। अगर लीडरशिप सुहृद होती तो आज जो हर जगह, पंजाब में कितने धरने आपको रास्ते में मिले होंगे, हरियाणा में कितने धरने लग रहे हैं, किसान फिर मंडियों में वही हाल है, सुसाइड की रेट्स वही बढ़ रहे हैं। सो उसके देखो लोग फिर इकट्ठे हो जाएंगे। ये लीडरशिप को मैं बताता हूँ, लोग आपके पीछे नहीं जाते, लोग मेरे पीछे नहीं जाते, लोग अपनी प्रॉब्लम्स को का सोल्यूशन लेने जाते हैं कहीं पे। वहां पे कम से कम आप डिस्कशन को जो है ना टैबू ना बनाए। मैं बोलता हूँ लेफ्ट वाले आए मेरे पास, बैठे जो मर्जी बोलते जाए, मैं सुन रहा हूँ उनकी बात, मैं अपनी बात करूंगा। अगर मैं डंडा पकड़ के लेफ्ट वालों के पीछे भागने लगूंगा, तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें स्टेज पे नहीं चढ़ने दूंगा। ये बात अच्छी नहीं है, ये बात खत्म होनी चाहिए। डायलॉग और डिस्कशन नहीं रुकना चाहिए, चाहे आप किसी के दुश्मन भी हो। फौजें लड़ती रहती हैं जंग, आपको मालूम है ना, इंडिया पाकिस्तान की फौज जंग लड़ती है, एक साथ पे डायलॉग भी चल रहा होता है साथ में है। हमारी जंग तो चली नहीं कोई भी, अभी हमारी कोई जंग नहीं चली। अभी मैं यहाँ पे आऊँ, उग्राहा साहब ने मेरे खिलाफ बिना बात पे बयान दे दिए, मैंने कुछ बोला किसी को? मैंने लेफ्ट का तो नाम ही नहीं लिया आके यहाँ पे, ना कामरेडों का नाम लिया अभी आके। सो क्यों इनसिक्योरिटी हो रही है? और मैं ये दावा करता हूं कि लेफ्ट के पास सोल्यूशन नहीं है पंजाब का, ना हरियाणा का, ना राजस्थान का है।
आपको अगर यहाँ पे बचाना, यहाँ पे सब कुछ बचाना है। वेस्ट में ऐसा था कि उनको प्रॉब्लम, पर आपका भी तो कोई ऐसे रिटर्न डॉक्यूमेंट या कोई खुल के बात आपकी भी तो नहीं आई कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं हरियाणा की, पंजाब की, चाहे खेती बाड़ी, मजदूर और जो, वो तो आपका भी तो कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट देखें, मैं लिखने वाला आदमी नहीं हूँ बहुत ज्यादा, वो मेरी लिमिटेशन भी हो सकती है, लेकिन मैं आपके इंटरव्यू में क्लियर किया मैंने कि देखें जो दिल्ली है, दिल्ली ना तो हमारी दोस्त है, ना हरियाणा वालों की, ना राजस्थान वालों की। उनको पावर चाहिए सेंट्रलाइज्ड पावर, वो कर रहे हैं दिनों दिन और सिकंजा कस रहे हैं। उनके खिलाफ अगर लड़ना है, एक साथ होना पड़ेगा। जाट तो बहुत सिक्की में आ रहे हैं और हम लोग उसको हमें पता है कि अगर कल को दिल्ली जैसी सिचुएशन नहीं बनेगी अपना हरियाणा में, वो इसलिए नहीं बनेगी कि जाट हमारे साथ है इस मूवमेंट में हैं। संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वाले को जाट सेलिब्रेट करते हैं बहुत बड़े पद्धर पे। जब उनकी तस्वीर उतारने की बात हुई थी, सिखों के साथ जाटों ने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया वहां पे गुरुद्वारे में, जब खट्टर साहब ने आना था। सो अब ये डाइवर्सिटी को हमें बनाए रखना है। SYL का मुद्दा सेंटर फिर उठा के लेके आएगा। उस पर मांग हमें एक साथ ये रखनी है कि हमें गंगा का पानी चाहिए जी, हमें पानी चाहिए। पंजाब में तो ऑलरेडी पानी कम है, वो हरियाणा में चला जाएगा तो पंजाब सूख जाएगा, हरियाणा सूख जाएगा पंजाब सूख, फर्क तो कुछ नहीं। इसको तो पंजाब ही मानना पड़ेगा ना। अगर इसको 1966 में 65 में एक बॉर्डर बन गया, लेकिन आप जाएं पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करें, आपको पता नहीं चलता आप कहाँ गए। उधर से इधर आए, आपको पता चलता है कि पंजाब आ गया? नहीं पता चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि ऐसे जो कंस्ट्रक्टिव बॉर्डर्स होते हैं ना, ये कोई दरिया ने तो बांटा नहीं है हरियाणा पंजाब, एक कंस्ट्रक्टिव बॉर्डर है, बंदे का बना हुआ, पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। उसमें कल्चर बहुत हद तक सिमिलर रहता है और दूर जाके थोड़ा चेंज होता है लैंग्वेज और कल्चर। ये पवादी जो बोली है, हरियाणा के बहुत लोग बोलते हैं पवादी बोलते हैं, और उनके पास लिपि क्यों नहीं है? क्योंकि उनको कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया कि आपकी हिंदी लिपि होनी चाहिए। सो ये चीजें जो है ना, ये हमें बैठ के डिस्कस करनी चाहिए और सेंटर की चाल में कभी भी नहीं आना चाहिए जी। और ये आइडिया ऑफ जो सॉवरेंटी और खालिस्तान का आइडिया है, ये सब के लिए, ये या पंजाब के लोगों के लिए नहीं है सिर्फ, जो ये अभी पंजाब बना हुआ है। मैं ये कहता हूं कि अगर इस खित्ते को समेत जम्मू कश्मीर और ये खित्ता जो है, कश्मीर छोड़ दें आप, ये राजस्थान का इलाका, यूपी का नॉर्थ बेल्ट का इलाका, जो इधर हरियाणा का, राजस्थान का, पंजाब का, ये लोगों का एक लिविंग स्टैंडर्ड है जो दूसरे लोगों से अलग है। कृतियां हैं हमारे साथ समाज में, उसमें कोई दो राय नहीं। दलितों के साथ जो भेदभाव है, सारा कुछ है, उसको एड्रेस करने की सेंटर की कोई इंटेंशन नहीं है। सेंटर का वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने की इंटेंशन जरूर है। यहाँ पे इतने बंदे हैं जो दलितों के नाम पे बोलते हैं और उनका सारा दिन का काम है सिखों का विरोध करिए। सिखों के पास क्या पावर है? अभी सिखों के पास एक SGPC है, SGPC में प्रधान तक दलित रहे हैं, अभी भी हैं। अकाल तख्त के जथेदार किसी स्वर्ण जाति के नहीं है। कभी सिखों ने बोला है उनका जथेदार नहीं है हमारे, वो इस बात को लेके इशू बनाया हो? प्रॉब्लम ये है कि जो सिस्टम हमारे हाथ में ही नहीं है, स्कूल का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स का है। और मतलब आप गुरुद्वारे आए, किसी ने पूछा आप कितने गुरुद्वारे में गए आज तक? किसी ने पूछा आपकी? बहुत सारे गुरुद्वारे, कभी नहीं पूछा, यहाँ पे भी नहीं हाँ, पूछा। वो पता कहाँ पे होता है, कुछ डेरे हैं जो गुरुद्वारे की तरह लगते भी हैं, वहां पे प्रकाश भी होता है, लेकिन वहां पे एक डेरेदार खुद की मर्जी चला रहा है। हम तो उसके अपोज में खड़े होते हैं। हमें तो जहां पे पता चलता है कोई ऐसी बात है, कोई किसी को बोले भी तुम अपने बर्तन अलग करो जी दूसरे, तो हम उसके बहुत सख्त खिलाफ हैं। गुरु ने जब हुक्म, तुम कौन होते हैं ऐसी बात करने वाले? तो सिक्खी के पास स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। प्रॉब्लम आया है सिम्टम्स की, वो जो स्लेवरी से निकली हुई है। अभी मंदिर में डिस्क्रिमिनेट होता है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। दलित को नहीं जाने दिया जाता, वो स्ट्रक्चर में उनके लिखा हुआ है। सिक्खी में कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, या जाटों के पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है? अभी आप दूसरे के साथ कोई जाट, जैसे जाटवाद का नारा दिया जाए, वाद के साथ जब किसी के साथ वाद जुड़ता है, उसमें एक हिस्टोरिकल कुछ तो चाहिए ना, एक कल्चर चाहिए, एक डॉक्यूमेंट चाहिए। जाटों के पास या जट्टों के पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है दूसरे के डिस्क्रिमिनेट करें? स्टेट इन्फ्लुएंस करके बहुत कुछ करवाती है। सो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो आइडिया है पीसफुल रहने का, और जो सब लोग बात करने एक दूसरे से, इस आइडिया को सेलिब्रेट करें, सब मिलके बैठें। कुछ लोग नहीं बैठेंगे, हमारी तरफ से भी होंगे कुछ लोग जो बोलेंगे नहीं जी ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, और दूसरी तरफ से भी होंगे। लेकिन जो मासस हैं, जो पब्लिक है, उनमें बहुत, किसी की जमीन का झगड़ा थोड़ी है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि किसानी का कोई सोल्यूशन दें, तो किसानी का सोल्यूशन पंजाब में तो नहीं आएगा अकेले में, साथ में लाना पड़ेगा हरियाणा में और दूसरी जगह पे।
ये तो चेंज पूरा नॉर्थ बेल्ट इधर चेंज होगा ही होगा। सो किसानी के साथ कल्चर जुड़ा है, उसको भी बदलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जी शुक्रिया अमृतपाल, अच्छा। आपने जितने भी हमारे सवाल थे उनकी बेबाकी से जवाब दिया। कुछ सवाल छूट भी गए होंगे और मुझे भी मौके पर बहुत सारी चीजें नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप लोग इस इंटरव्यू के कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल पूछ सकते हैं। आगे हम महीने 2 महीने में एक चर्चा और रखेंगे आपसे, और उसमें जो सवाल छूट गए उनके ऊपर बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा और पॉलिटिकल क्रिस्प बातचीत हो पाए। ये इंटरव्यू इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू आप कह सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा हमने अमृतपाल को बोलने का मौका दिया। अगले इंटरव्यू में हम क्रॉस क्वेश्चनिंग और स्ट्रॉन्ग करेंगे। जी खालसा शुक्रिया। वाहिगुरू जी की जी, फतेह।